तो गुड आफ्टरनून। शुरू करते हैं महा रिवीजन ऑफ गेट 2026। ठीक है, इसमें लास्ट 5 ईयर्स के जो गेट के पेपर हैं उनका करेंगे। ठीक है, डिस्कशन। इसमें जैसे अप्लाइड का पोर्शन ये तो कैलकुलस का है। ठीक है, और भी जैसे आपका ओडी हो गया, पीडी हो गया, न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, एलपीपी हो गया, ये सारे डिस्कशन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला यही करते हैं, कैलकुलस करेंगे लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्या कह रहा है, देखिए कहता है लेट एफ आर क्यूब से आर क्यूब जा रहे हैं। ठीक है, बी अ ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन। एक सेकेंड, ये आपको ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल स्केलर फील्ड गिवन है सच दैट कि जो डाइवर्जेंस है ना, डाइवर्जेंस ऑफ ये इक्वल टू 6 आपको दिया हुआ है। ठीक है, एंड कहता है लेट एस बी द सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। ये आपको सरफेस गिवन है, जो एस होता है वो आपको ये गिवन है, और एन कैप आपका कहता है यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल है इसका। तो आपसे जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कहता है आपको डाइवर्जेंस ऑफ एफ का डबल इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, सरफेस एस के लिए ये आपको पूछा गया है। तो इसमें क्या करोगे, देखिए हमें पता है कि हमारी जो डाइवर्जेंस थ्योरम होती है वो क्या बोलती है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका पहले देख लीजिए, गेट 2021 का है। ठीक है, गेट 2021 से चल रहे हैं। आपके पास डाइवर्जेंस थ्योरम होती है एक, वो क्या बोलती है, देखिए डबल इंटीग्रेशन। एक होती है स्टोक्स थ्योरम, एक होती है डाइवर्जेंस थ्योरम। जो डाइवर्जेंस थ्योरम होती है वो डबल इंटीग्रेशन को ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर चेंज करती है, यानी सरफेस वाले को वॉल्यूम के अंदर चेंज करती है। और जो आपकी स्टोक्स थ्योरम होती है वो लाइन इंटीग्रल को चेंज करता है, किसमें, वो लाइन इंटीग्रल को चेंज करता है डबल इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो हम डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन के बारे में बोला गया है, तो डबल इंटीग्रेशन को मुझे ट्रिपल इंटीग्रेशन में चेंज करना है। वो मेरे लिए ज्यादा सोल्व करने में आसानी रहेगी। कैसे, आपके पास ये ऐसे होती है, मतलब अगर आपको ये गिवन है तो आप डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से क्या कर सकते हो, इसको ऐसा लिख सकते हो। क्लियर? ठीक है, इसको आप डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से ऐसा लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, देखो यहाँ पे आपका ये गिवन है डाइवर्जेंस ऑफ, ये आपको 6 गिवन है, एंड आपको यहाँ पे ये गिवन है, मतलब जो मेरा एफ है उसके प्लेस पे आपको डेल एफ गिवन है यहाँ पे, है ना। तो मैं क्या करूंगी, एफ को रिप्लेस करवा दो, बात तो वही सेम पड़ेगी। अरे एफ को आप जब इसमें रिप्लेस करवा देंगे तो ये आपके पास ऐसा बन जाएगा, इसमें ही रिप्लेस करवा दो। तो रिप्लेस करवाएंगे तो आपके हाथ में ऐसा आएगा, यहां पे आ जाएगा डाइवर्जेंस। ये आपका डाइवर्जेंस ही मतलब होता है इसका, और यहां पे आप रिप्लेस करवा दो इससे। मतलब कुल मिला के मैं देखो इसको ऐसे भी लिख सकती हूं, आप ध्यान से देखना इसको, ऐसे भी लिख पाऊंगी। ठीक है, कुछ नहीं करना, ये जो एफ था इसको आपने इससे डेल एफ से आपको रिप्लेस करवाना है, सेम बाकी एज इट इज का एज इट इज डाइवर्जेंस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए बस इसको सोल्व करना है। यहाँ पे आपका जो गिवन है डेल एफ, वो आपके पास गिवन है, क्या गिवन है, 6 गिवन है, यहाँ पे रख दीजिए 6। तो ये आपके पास आया ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये लेकर चल रही हूँ और ये इसको सोल्व कर रही हूँ। ये आपका आया है डाइवर्जेंस ऑफ डेल ऑफ एफ, आपको 6 दिया हुआ है, मैं इसके प्लेस पे 6 पुट कर देती हूँ, और यहाँ पे आपका आ जाएगा डीवी। ठीक है, अच्छा ये मैं 6 बाहर ले लूँ। 6 अगर मैंने बाहर ले लिया, एक बात बताओ, ये जो आपका डीवी है 6 मैं बाहर ले लेती हूँ, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, आप जानते हो इसके बारे में, बोलो। ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है,
वॉल्यूम, ये आपका वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। और वॉल्यूम आपको किसका निकालना है? जो आपको गिवन सरफेस था। सरफेस क्या गिवन था? ये गिवन था। अरे ये क्या है? ये स्फीयर है जिसका रेडियस 1 है, जिसका रेडियस 1 है और ये आपको स्फीयर दिया हुआ है। तो रेडियस 1 का अगर स्फीयर है और हम जानते हैं कि जब आपके पास कोई भी आपको स्फीयर गिवन रहे किसी भी रेडियस का, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, उसकी जो वॉल्यूम होती है वो आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब होती है। अब यहाँ पे जो मुझे वॉल्यूम है वो किसके लिए निकालना है? रेडियस 1 के लिए। तो आर को 1 पुट कर दूंगी, तो ये आपके पास यहाँ पे पुट करने पे क्या आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब यानी 1 का क्यूब। तो ये आपके पास आया क्या? इसको कैंसिल कर दीजिए, ये आपके पास आएगा 8 पाई। ये आपके पास क्या बचा? 8 पाई। तो इसका जो आंसर आएगा, या तो आप इसको यहां से ऐसा लेकर चलो कि भाई पहले फंक्शन लिया। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे जो गिवन था वो डाइवर्जेंस ऑफ एफ गिवन था, तो इसने जरा सा हिंट दे दिया कि भाई यहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम तेरे को यूज करनी है। तो हमने वो यूज करी यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये नहीं गिवन था, सिर्फ डाइवर्जेंस भी इसके साथ लगा हुआ है। तो मेरे को यहाँ पे चाहिए कि इसके साथ डाइवर्जेंस लग जाए। डाइवर्जेंस तभी लगेगा जब डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ से एक हिंट मिल गया डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करने का, और वहां से सीधी सीधी हमने वॉल्यूम निकाली, तो वो आपके पास आई 8 पाई के इक्वल। तो यहाँ से आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया जी? क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, नेक्स्ट पे चलेंगे, नहीं तो चले। चलो आगे देखिए जी, सेकंड वाला देखिए। आपके पास कहता है कि लेट एफ आपका आर स्क्वायर से आर स्क्वायर है विद द डिफरेंशिएबल। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ठीक है। आपके पास कह रहा है एफ है वो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। लेट आपके पास ये जो गिवन है, ये दो आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स गिवन है एफ के एट 0 0, लेकिन डायरेक्शन जो है इनकी वो यूनिट वेक्टर्स अलग अलग हैं। मतलब एक यूनिट वेक्टर यू के अलोंग डायरेक्शन है, दूसरे की वी के अलोंग डायरेक्शन है, और ये दोनों के दोनों आपके पास यूनिट वेक्टर्स हैं, यू भी एंड वी भी। यूनिट वेक्टर पता है ना क्या होता है? जिनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। तो ये आपको यूनिट वेक्टर्स गिवन है, यू भी एंड वी भी। आपको इनके लिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स गिवन है 0 0 पॉइंट के ऊपर। आपसे क्या बोल रहा है? कह रहा है जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव गिवन है वो क्या क्या है? यू के डायरेक्शन में तो √5 है और v के डायरेक्शन में √2 है। तो आपसे पूछ रहा है करली f बाई करली x एट 0 0 एंड करली f बाई करली y एट 0 0, इनका एडिशन क्या होगा? ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव का एक मतलब शॉर्टकट फॉर्मूला पता है? देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव जब हम निकालते हैं किसी भी यूनिट वेक्टर के लिए, जैसे मैं मान लो यहाँ पे u के लिए निकालती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये क्या होता है? आपको 0 0 पॉइंट के ऊपर चाहिए, है ना? तो ये आपके पास होता है डेल f एट 0 0 इनटू में इसका डॉट प्रोडक्ट होता है आपका जो यूनिट वेक्टर u होता है, u कैप लगा दो इसके साथ, ठीक है। आपको क्या करना है? अपना जो डेल f, जो आप मतलब ये एक तरीके से ग्रेडियंट ऑफ f बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। आपने ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट निकालने के बाद उसको 0 0 पॉइंट पे निकालोगे एंड देन उसका मल्टीप्लिकेशन करवा दोगे u कैप के साथ, वो भी डॉट प्रोडक्ट। तो ये आपका निकल कर आता है क्या? डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे आपको चाहिए। अब देखो 0 पॉइंट पे मुझे चाहिए था तो मैंने यहाँ पे 0 0 पॉइंट रखा। आपको किसी और पॉइंट पे चाहिए, आप किसी और पॉइंट पे रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल मेरे से 0 0 पे पूछा है। अब देखो यहाँ पे सेम आपका जब v के लिए निकालेंगे तो v के लिए भी सेम आएगा, डाइवर्जेंस ऑफ f एट 0 0 एंड यहाँ पे v कैप आ जाएगा आपकी बार, उसका डॉट प्रोडक्ट करोगे आप, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालती हूँ एट u के ऊपर, सॉरी एट इन द डायरेक्शन ऑफ u एट 0 0, मैं ये निकाल रही हूँ। तो क्या करूंगी?
यहाँ पे मुझे चाहिए ग्रेडियंट ऑफ एफ। ग्रेडियंट ऑफ एफ का मतलब होता है आई कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स प्लस में जे कर्ली एफ बाई कर्ली वाई। अब क्योंकि जो आपका एफ है वो आपका आर स्क्वायर से आर पे जा रहा है, यानी ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है, मतलब आपके पास जो फंक्शन है वो एक्स और वाई का ही फंक्शन है सिर्फ। तो यहाँ पे आपको जो डेरिवेटिव करने हैं पार्शियल वो सिर्फ एक्स और वाई के होंगे, ठीक है। तो आई कैप कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स प्लस में जे कर्ली एफ बाई कर्ली वाई, ये आपका ग्रेडियंट होगा। इसको कैलकुलेट करें। कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स, एफ आपके पास था क्या नहीं पता, लेकिन बस इतना पता है 0 0 पॉइंट पे निकालना है। तो मैंने क्या करा, इसको 0 0 पॉइंट पे ऐसे लिख दूंगी। इसको ध्यान देना, मुझे एट 0 0 चाहिए, एट 0 0 चाहिए, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। लिख सकती हूं इसको ऐसे, क्लियर है ना। मुझे 0 0 पॉइंट के लिए चाहिए था तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब ये आपके पास f 0 0 पे और y 0 0 पे एक आपके पास एक तरीके से बना एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। आपने क्या करना है, आपको इन द डायरेक्शन ऑफ u निकालना है। और u आपके पास था क्या, u आपके पास है 1/√5 एंड 2/√5, यानी जो आपका u यूनिट वेक्टर है उसको अगर मैं i कैप और j की फॉर्म में लिखूंगी तो ऐसा लिखूंगी, देख लीजिए एक बार, है ना। अगर मैं इसको अपने i और j के फॉर्म में लिखूंगी तो ऐसा ही लिखूंगी। मुझे क्या चाहिए, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट चाहिए, है ना। और वो दिया क्या हुआ है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव √5 के इक्वल, मतलब इनके डॉट प्रोडक्ट √5 के इक्वल पुट करनी है। पहले क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे ये, ठीक है, एट पॉइंट 0 0। तो ये आपके पास आया डेल एफ इंटू में यू एट 0 0, हमने निकाला इसको, तो ये आपके पास बना आई कैप कर्ली एफ बाई कर्ली एफ 0 0 पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस में कर्ली एफ 0 0 पे विद रिस्पेक्ट टू वाई, एंड इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, यू कैप के साथ, यानी इसके साथ। तो 1/√5 आई कैप 2/√5 जे कैप। एंड ये किसके इक्वल गिवन है आपको, देखो ध्यान से, यहाँ पे जो गिवन है ये आपको गिवन है √5 के इक्वल। तो यहाँ पे मैं √5 लिख दूं, इसको इक्वल टू √5 लिख दूं, यहाँ से एक इक्वेशन मेरे हाथ में आएगी। सेम इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन हाथ में आएगी v के लिए। पहले इसको देख लेते हैं, √5 इक्वल टू, यहाँ पे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आई कैप, ये आपके पास 1/√5। अच्छा, आई कैप और आई कैप का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है, आई और जे का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो सिर्फ इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तभी आपको मिलेगा नॉन जीरो। अगर आपने आई कैप को जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाया तो ये 0 मिलेगा। तो आप जो डॉट प्रोडक्ट निकल कर आएगी वो सिर्फ इसकी एंड इसकी निकल कर आएगी ऐड में। तो लिख दो यहाँ पे 1/√5 कर्ली बाई कर्ली एक्स ऑफ f 0 0 and 2/√5 कर्ली f by कर्ली y f at 0 0। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए, यहां तक अगर किसी को कोई समस्या है तो बताओ, बोलो जी। चले आगे, नो डाउट, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी, मैं ऑल ओवर क्या करवा देती हूँ, √5 से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, तो ये आपके पास ऐसा बन जाएगा। ये आ गई आपके हाथ में एक इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेम तरीके से अब आप किसके लिए निकालोगे, डी वी के लिए, वी के डायरेक्शन में आप निकालोगे, वी के डायरेक्शन में निकालोगे। तो v के डायरेक्शन में अगेन एट 0 0, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा अगेन ग्रेडियंट ऑफ f तो सेम ही रहेगा दोनों के केस में। तो ये तो आपका एज इट इज रहेगा, 0 0 पॉइंट पे निकाल रहे हैं, है ना। और यहां पे आपका v कैप आ जाएगा, और v कैप था क्या, v आपको दिया हुआ था 1/√2 और -1/√2। तो मैं ऐसा लिख दूं यहाँ पे 1/√2 आई कैप माइनस में 1/√2 जे कैप, है ना, ऐसा लिख दूं।
और जब आप इसको सोल्व करेंगे, ये आपको गिवन है ऑलरेडी, क्या गिवन है देख लो यहाँ से, √2 आपको गिवन है जी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट 0 0 इन द डायरेक्शन ऑफ v। तो यहाँ पे मैंने रख दिया √2, इसको सोल्व करा, i से i कैप वाला ही एड मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा, i j वाला 0 हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 1/√2 करली बाय करली x एट ऑफ f0 0 एंड प्लस में माइनस में 1/√2 करली बाय करली y ऑफ f0 0। तो ये आपके हाथ में एक इक्वेशन और बन गई, क्या बन गई, ये बन गई। सही है। ठीक है, एक इक्वेशन पहले मिल गई थी, एक इक्वेशन ये मिल गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। आपसे जो पूछा था, पूछा क्या है देखना ध्यान से, इन दोनों का एडिशन आपसे पूछा गया है, करली f बाय करली x प्लस में करली f बाय करली y एट 0 0 आपसे पूछा गया क्या होगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इन दोनों इक्वेशन को सब ऐड करवा दूं मैं, बोलो, या तो ऐड करवा दो या सब्ट्रैक्ट करवा दो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, एक कैंसिल होगा, यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्ट करवा दो इसको, तो डेल एक्स वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा 3 टाइम्स ऑफ करली बाय करली वाई एफ ऑफ 0 0 इज इक्वल टू, मैंने क्या करवाया है, मैंने सब्ट्रैक्ट करवाया है, मैं सब्ट्रैक्ट करवा रही हूँ जी इसको और इसको, इस वाली इक्वेशन को और इसको, तो सब्ट्रैक्ट करवाने से ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा और ये वाला बन जाएगा 3 टाइम, 1 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, और 5 - 2 आपका 3 आ जाएगा, यानी आपको करली बाय करली वाई एफ एट 0 0 1 मिल गया। और जैसे ये आपको 0 0 पे 1 मिला, करली एफ बाय करली वाई, यहाँ से करली एफ बाय करली एक्स निकाल लोगे, है ना, तो ये आपको 3 मिल जाएगा, तो करली बाय करली एक्स ऑफ एफ 0 0 आपको 3 मिल जाएगा। दोनों को आपको ऐड करवाना है, इन दोनों को जैसे ही ऐड करवाओगे आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 4। तो ये आपका क्या निकल कर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आपके हाथ में आएगा 4। ठीक है, तो ये आपके पास था, इसका इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना है। समझ में आया? नेक्स्ट पे चले। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगेन ये आपका गेट 2021 का इक्वेशन है। ठीक है, देख लीजिए, आपसे बोल क्या रहा है क्वेश्चन, कहता है, थर्ड क्वेश्चन है, कहता है लेट, आपके पास ये डिनोट, ये आपका गामा है, ठीक है, कहता है ये आपका डिनोट कर रहा है ऑफ द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर रीजन, स्क्वायर रीजन की बाउंड्री को ये डिनोट कर रहा है, मतलब आपको खुद से बोल गया उसने कि स्क्वायर बना रहा है, और स्क्वायर 0 0 एक पॉइंट है, 2 0 एक पॉइंट है, 2 2 एक पॉइंट है, 0 2 एक पॉइंट है, ओरिएंटेड इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब काउंटर क्लॉकवाइज कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे ऐसे, यानी आप जब स्क्वायर पे मूव करोगे तो ऐसे जाओगे, फिर ऐसे जाओगे, फिर ऐसे जाओगे, फिर ऐसे जाओगे। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि ये आपका क्या होगा। क्लियर? अब देखो यहां पे इसको करने के 2 तरीके, या तो आप ग्रीन्स थ्योरम से चले जा सकते हो, क्योंकि ये आपकी जो बाउंड्री है वो क्लोज्ड है, तो या तो आप ग्रीन्स थ्योरम से जाओ। ठीक है, तो ग्रीन्स थ्योरम से जाने के बाद आपको एक्स और वाई की लिमिट देखनी पड़ती है फिर वहां से। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, अपने लाइन इंटीग्रल से भी इसको कर सकते हो। कैसे, देखना, मैं लाइन इंटीग्रल से इसको करके दिखाऊंगी। थर्ड क्वेश्चन है, आपके पास ये जो पहले मैं स्क्वायर बना लेती हूँ, स्क्वायर जो आपको गिवन है, पहला तो 0 0 पॉइंट है, दूसरा कहता है 2 0 पॉइंट है, तीसरा कहता है 2 2 पॉइंट है, एंड फोर्थ आपका ये वाला पॉइंट है, दैट इज 0 2। ये आपका स्क्वायर बन रहा है, आपको मूव करना है सबसे पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एंड फिर
ऐसे। ठीक है, अब आप क्या करोगे देखना, आपको जो गिवन है वो ये गिवन है, क्या गिवन है मैं यहां पे लिख लेती हूं, 1 माइनस में y का स्क्वायर dx प्लस में x dy, ये आपको गिवन है, आपको इसको सोल्व करना है। मैं सबसे पहले ये वाला पाथ उठाती हूँ, कौन सा, 0 से 20 पे जाने का। मुझे एक बात बताओ, आपका ये x एक्सिस के ऊपर काम चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे y को 0, भाई आपका ये 0 से 20 पॉइंट है, ये आपका y एक्सिस जो वाला है, मतलब y जो है वो 0 है पूरी तरीके से। y अगर 0 है, या मैं बोलूं y एक कांस्टेंट है, तो dy भी 0 होगा, y भी 0 है तो dy भी 0 होगा, और y और dy दोनों 0 इस पाथ के अंदर रख दीजिए जी। पहले इस पाथ के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, किससे, फ्रॉम, पहले आप 0 से मूव कर रहे हो 20 तक, उस केस में जो आपका इंटीग्रल आएगा वो क्या आएगा, उसको रखेंगे। फिर काम करेंगे इस पाथ के लिए, इस पाथ के लिए जो इंटीग्रल आएगा उसको उसमें पहले वाले में ऐड करवा देंगे, फिर इसके लिए, फिर पहले 2 वाले ऐड करवा देंगे, फिर इसके लिए, मतलब कुल मिला के आपको चारों पाथ के लिए जो जो सॉल्यूशंस आएंगे, जो जो इंटीग्रल की वैल्यू आएगी, उन सबको ऐड करवाना है। तो पहले हम चलते हैं इसके लिए 0 से 20, तो गए, y 0 है तो dy भी 0 होगा, यहां इंटीग्रल में रख दीजिए। 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी y तो आपका 0 है, तो यहां पे सिर्फ dx बचेगा, यहां पे आपका dy 0 हो जाएगा, क्योंकि y भी 0 है, y एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो dy भी 0 होगा, तो आपके पास सिर्फ dx बचा। और जो dx है, कहने का मतलब x की लिमिट है, वो कहां से कहां तक जा रहे हो, अरे x की लिमिट 0 से 2 तक जा रही है, तो यहां पे रख दीजिए 0 से 2। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। ये तो कब है, जब मेरा पाथ 0 से 20 तक का था। फिर बात करते हैं जब मेरा पाथ क्या होगा, अब इस ऊपर वाले पाथ की बात कर लेते हैं, 20 से 22 तक, 20 से 22 तक। यहां पर देखिए x कांस्टेंट है, यानी x की वैल्यू सिर्फ 2 है, तो x को तो फिक्स रखना है 2, और x अगर फिक्स है तो dx 0 हो जाएगा। अरे क्योंकि कोई कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो जब आपका x कांस्टेंट है तो dx 0 होगा। ठीक है, अच्छा यहां पे dx आपको 0 रखना है। अभी y जो है वो आपका चेंज कर रहा है फ्रॉम 0 to 2, तो y की तो लिमिट अप्लाई होगी, और y को आप फिक्स नहीं कर सकते हो, y आपका चेंज कर रहा है, तो आप इसमें अंदर जो जो x है उसकी प्लेस पे और जो dx है उसकी प्लेस पे रख दीजिए। देखो dx यहाँ पे आपका 0 है, तो ये पूरा 0 इसकी वजह से, और x आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए, और यहाँ पे बच जाएगा dy, तो इंटीग्रेशन आपका सिर्फ ये बच जाएगा ओनली। और जो लिमिट लगेगी वो लगेगी y की लिमिट क्या है, y की लिमिट है 0 से 2 जा रहे हो आप, तो y आप जा रहे हो 0 से 2, रख दीजिए। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 4। क्लियर है? सेम काम आप करोगे अपने तीसरे वाले पाथ के लिए, सेम काम आप करोगे अपने तीसरे पाथ के लिए। अब तीसरा पाथ क्या है, तीसरा पाथ है 2 से 0 अब इस पाथ को देखिए, 2 से 0 यहां पे आपका जो y है वो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब y फिक्स्ड है। y अगर फिक्स्ड है इसका मतलब dy तो 0 है, और x आपका चेंज हो रहा है, तो x के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते हम, यहां पे रख दीजिए। y को 2 रखेंगे और dy को 0 रखेंगे, तो dy 0 होने की वजह से ये पूरा 0, और y को 2 रखेंगे तो 1 माइनस 4 बन जाएगा, यानी माइनस का 3 dx, और इंटीग्रेशन लग जाएगा। और जो आपकी लिमिट है वो x की लगेंगी। x कहां से कहां पे मूव कर रहा है, 2 से 0 पे। आपको जो जब जहां से आप स्टार्ट करे वो ही पॉइंट रखना है नीचे। तो ये आपके पास आया माइनस का 3, और जब आप इसको सोल्व करेंगे x 2 से 0 जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आएगा प्लस का 6। क्लियर है क्या, बोलो जी। यहां पे मैं इसको ऐसा यहां पे लिख देती हूँ नीचे, ये आपका आएगा प्लस का 6। ठीक है, सेम काम आप करोगे। अब आपका पाथ कौन सा रह गया, पाथ आपका बच जाता है 0 2 से 0 0 वाला, 0 2 से
0 0 वाला। अब इस बात के लिए अगेन क्या करोगे, आपका जो अब की बार y है वो आपका चेंज कर रहा है और x आपका फिक्स है। x अगर आपका फिक्स है तो dx भी 0 होगा, y आपका चेंज हो रहा है तो यहाँ पे पुट कर दीजिए जो आपका इंटीग्रेशन था। x आपका चेंज नहीं हो रहा है, फिक्स है तो dx 0 और x आपका 0 है तो ये पूरी तरीके से 0। तो आपको जो ये इंटीग्रल मिलेगा वो आपका 0 ही आ जाएगा जी। क्लियर। फोर्थ इंटीग्रल एकदम 0। आपको क्या करना है, इन चारों को ऐड करना है। तो 2 + 4 6, 6 + 6 12। तो आपका जो टोटल पाथ आएगा वो आपका 12 आ जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आई। जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वो इन चारों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 12। तो 12 इसका आंसर आएगा कब, जब आपने इन चारों पाथ को ऐड करवाया, 2 को 4 को एंड 6 को, और 0 भी था ये वाला, तो ये वाला तो वैसे ही 0 था तो इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये आया 12। तो इसका आंसर जो निकल कर आएगा वो आपके पास आएगा 12। क्लियर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे। अरे बोलो, लास्ट में बता देंगे रितु, लास्ट में। ठीक है। चलिए इसको देखिए जी, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के क्वेश्चंस भी इसी के अंदर इंक्लूड है, देख लीजिए। कहता है लेट f आपका r² से r² जा रहा है, बी गिवन बाय, आपको ये f ऑफ x y गिवन है ये। ठीक है, यहाँ पे आपको ये फंक्शन गिवन है जब x आपका नॉन जीरो है, और जब आपका x 0 है उस केस में आपको 0 गिवन है। आपसे बोल क्या रहा है, p स्टेटमेंट में कह रहा है f इज कॉन्टिन्यूस एट 0 0, f आपका कॉन्टिन्यूस है 0 0 पे, बट f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0। मतलब आपकी p स्टेटमेंट और q स्टेटमेंट को देकर पूछ रहा है कौन सी करेक्ट है कौन सी नहीं है। p स्टेटमेंट आपको कहता है कि f आपका कॉन्टिन्यूस है 0 0 पे लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, एंड q स्टेटमेंट कह रहा है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है 0 0 के ऊपर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ एवरी यूनिट वेक्टर, क्या हर यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपसे कॉन्टिन्यूटी के बारे में पूछा गया है ना, तो क्या करोगे आप यहाँ पे, मतलब मैं ऐसा कर सकती हूँ कि इसको पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे x² और y² नजर आ रहे हैं। तो मैंने क्या करा देखना, आपके पास जो f ऑफ x y गिवन है वो आपके पास ऐसा गिवन है, इफ x इज नॉन जीरो, और x अगर 0 है उस केस में आपको 0 दिया हुआ है। ठीक है, मैंने क्या करना है, यहां से मैं पुट कर देती हूं x को r cos थीटा, नहीं है ना, और y को r sin थीटा। तो x को पुट किया r cos थीटा, y को पुट किया r sin थीटा, कर दिया। करने के बाद एज लिमिट x y टेंड्स टू 0 0 जब आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि मुझे 0 0 के ऊपर इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है, तो आप इसके ऊपर लगाएंगे ये चीज कि ये आपका क्या आ रहा है ना। तो यहां पे मैं क्या करती हूँ, x को r cos थीटा, y को r sin थीटा जैसे ही पुट किया, आपकी जो लिमिट रहेगी वो r के अंदर चेंज हो जाएगी। ठीक है, और यहां पे पुट कर देंगे तो ये बनेगा r का स्क्वायर का रूट, तो r बन जाएगा साइन ऑफ y² आपके पास क्या आएगा, r² साइन स्क्वायर थीटा, एंड डिवाइडेड बाय x क्या आएगा, r cos थीटा। सही है। एंड देखो यहाँ पे आपका चाहे r से r कैंसिल हो जाए, कुछ भी हो जाए, एंगल है ये आपका एक तरीके से एंगल है ये पूरा। यहाँ पे जैसे ही यार आप 0 को टेंड करवाओगे, इस एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
तो ये आपका जीरो को टेंड करेगा। तो इसकी कॉन्टिन्यूटी में तो हम मतलब ऐसा है कि कॉन्टिन्यूस तो ये होगा, 0 0 के ऊपर कॉन्टिन्यूस तो ये होगा, है ना, क्योंकि 0 पे टेंड कर रहा है। अगर ये 0 पे टेंड नहीं करता, या हो सकता है एंगल पे एंगल कुछ इस तरीके का आ जाता कि वो डिफाइंड ही नहीं हो पाता, कुछ तो होता, या फिर किसी एक एम के ऊपर डिपेंड कर जाता, किसी एक थीटा के ऊपर डिपेंड कर जाता। तो लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, आप थीटा कुछ भी लो, इस आर की वजह से 0 हो जाएगा, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस तो ये है, ये वाली स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई। हमें चेक करना है कि डिफरेंशिएबल भी है या नहीं है। तो डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव तो मिले, है ना, पार्शियल डेरिवेटिव्स तो मिले। तो देखो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए क्या करोगे, आपके पास सबसे पहले आपको 0 0 के ऊपर चेक करना है, तो मैं पार्शियल डेरिवेटिव 0 0 पे ही निकाल लेती हूँ। क्या आता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस में h 0 माइनस में f ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाय में h। ये पता है ना, यही होता है जो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव होता है, वो आपके पास यही होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहां पे पुट कर दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0। ये आपके पास है f एट h0 एंड ये आपका है 0 0 डिवाइडेड बाय में h। देखो यहां पे अगर आप h0 पुट करते हैं, यानी x के प्लेस पे h एंड y के प्लेस पे 0, तो ये आपको मिलता है h के स्क्वायर का रूट, लिमिट h टेंड्स टू 0 अलग बाहर चल रहा है, ठीक है, माइनस में f एट, और यहाँ पे साइन इनटू में y स्क्वायर, y आपका 0 है। देखो यहाँ पे आप y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे तो ये एंगल अंदर वाला 0 बन जाएगा, है ना, तो ये वाला 0 बनेगा। एंड यहाँ पे 0 0 पे भी वैल्यू 0 दी हुई है, तो ये आपका ओवरऑल 0 बन गया जी, बोलो, है ना, ये ओवरऑल 0 बन गया। अब ये तो था पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट 0 0। सेम काम करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू 0 0, या सॉरी विद रिस्पेक्ट टू y एट 0 0। तो ये आपके पास ऐसा होता है, देख लो एक बार, है ना, ऐसा होता है ना। अच्छा, आपने करना क्या है, ये आपका होगा लिमिट k टेंड्स टू 0, यहां पे f 0 के माइनस में 0 0 डिवाइडेड बाय में k। अब कुछ लोग क्या गलती करते हैं, ये कंडीशन तो देखते नहीं है और सीधा कहते हैं मैडम अगर ये आपका, मैं x को 0 कर दूं, x को अगर 0 कर दे तो ये तो डिफाइंड ही नहीं होगा, y अगर नॉन 0 है और x 0 है तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा। लेकिन ये कंडीशन देखना भूल जाते हैं। यहाँ पे अगर आपको x और y नॉन 0 देता दोनों, तब ये आपका डिफाइंड नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे कंडीशन को ध्यान से देखना, उसने बोला है कि x आपका 0 अगर होगा तो आपका फंक्शन 0 ही होगा। यहाँ पे आप भले y को कुछ भी पुट करो, x तो मेरा 0 है, x अगर मेरा 0 है तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म पूरी 0 मिलेगी आपको। और 0 0 पे तो खैर है ही 0, क्यों, क्योंकि x 0 है ना, इसी वजह से। तो ये आपका फिर लिमिट k टेंड्स टू 0 पे ये आपका फिर 0 आ गया, बोलो। क्लियर। तो आपके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स आए वो दोनों के दोनों 0 आ गए। हम क्या करते हैं, टोटल डेरिवेटिव चेक करने के लिए आपके पास ऐसा होता है, यहां पे होता है आपका AH, ये होता है BK एंड ये आपका होता है फाई ऑफ HK। ये जो A होता है ना, A ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव होता है f का विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो B होता है ये आपका होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y 0 0 पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और h और k तो आपके जो h और k होते हैं वही होते हैं। यहाँ पे अगर मुझे फाई HK जो होता है, फाई HK, अगर वो फाई HK इस टाइप से मिल जाए कि अगर मैं इसको डिवाइड करवा दूं h स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर के रूट से और लिमिट HK टेंड्स टू 0 0 अप्लाई करवा दूं, तो ये आपका 0 होना चाहिए।
अगर ये जीरो हुआ तो फंक्शन डिफरेंशिएबल, अगर ये जीरो नहीं हुआ तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है, हमें बस इसको चेक करना है। तो यहाँ पे देखो कैसे पता चलेगा फाई एच के क्या आएगा, हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकाल कर आए हैं, रख दो यहाँ पे। एफ ऑफ एच के पे जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आएगी, जब आप एक्स को रिप्लेस करवा दोगे एच से, वाई को रिप्लेस करवा दोगे के से, और एफ एट 0 0 आपका, तो आपको 0 ही मिला हुआ है, तो यहाँ पे रख दीजिए, मैं रख रही हूँ यहाँ पे वैल्यूज। एच के पे जो वैल्यू आएगी वो आपकी ये आएगी, देख लीजिए। ठीक है, माइनस में एफ 0 0 पे तो 0 वैल्यू आएगी, पार्शियल डेरिवेटिव दोनों ही 0 निकल कर आए हैं, तो ये भी 0 ये भी 0, बचता है फाई ऑफ एच के। तो फाई ऑफ एच के आपके हाथ में क्या आ गया जी, फाई ऑफ एच के आपके हाथ में आ गया, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, आप क्या करोगे, लिमिट एच के टेंड्स टू 0 0 फाई एच के डिवाइडेड बाय में एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर करवाओगे। तो जैसे ही मैंने इसको डिवाइड करवाया एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर के रूट से, तो ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा एंड ये आपका सिर्फ ये बचेगा, देख लीजिए एक बार, है ना। और यहां पे आपकी जो लिमिट चल रही है वो ये चल रही है एच के टेंड्स टू 0 0, है ना। मैं एक पाथ अपनी मर्जी से चूज कर लेती हूं, मैंने बोल दिया कि एच मेरा टेक एच इक्वल टू के स्क्वायर या एम के स्क्वायर, मैंने लेट कर लिया कि एच मेरा एम के स्क्वायर है। जैसे ही मैंने लेट करा मेरे पास क्या आएगा, ये जो एच के वाली है ये कन्वर्ट हो जाएगी किस में, के टेंड्स टू 0 में ओनली, एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन ऑफ के स्क्वायर, एच के प्लेस पे आ जाएगा एम के स्क्वायर, तो ये आपका के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन ऑफ 1 बाय एम, एंड ये आपका एम के ऊपर डिपेंड कर गया, ये आपका डिपेंड कर गया एम के ऊपर, क्योंकि एम जो जो होगा ये वही वही, मतलब अलग से लिमिट देना शुरू कर देगा। ठीक है, हर जैसे ही के 0 को टेंड कर रहा है ये अलग अलग एंगल पे अलग अलग वैल्यू दे रहा है, ऐसे कैसे पॉसिबल है, इसका मतलब तो ये डिफरेंशिएबल नहीं था, मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लिमिट किसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसकी फाई एच के डिवाइडेड बाय में रूट एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर की, और अगर इसकी लिमिट आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब ये आपका जो हम लेकर चल रहे थे फंक्शन वो पूरा का पूरा डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसी वजह से ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये जो स्टेटमेंट इसने बोली है पी स्टेटमेंट, वो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। बात समझ में आई, क्लियर। चलिए आगे। ठीक है, अच्छा ये वाला देखिएगा, सेकेंड स्टेटमेंट कहता है द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ यू एट 0 0। क्या कहता है कि सारे जितने भी आपके पास यूनिट वेक्टर है u, वो सबके लिए क्या डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है, आपके पास दूसरी डेफिनेशन अगर यूज करें डायरेक्शनल डेरिवेटिव की, तो आपके पास होती क्या है, आपको कहता है 0 0 पे अगर निकालना है तो ये आपके पास होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f h u1, ऐसा होता है ये 0 प्लस में h u1 और 0 प्लस में h इंटू u2। ठीक है, और यहाँ पे आपका होता है f ऑफ 0 0 और ये आपका होता है h, यही डेफिनेशन होती है। ये तो आपको 0 0 पॉइंट पे निकालनी है इसलिए यहाँ पे 0 0 आ गया, नहीं तो कोई दूसरा पॉइंट निकालते दूसरा पॉइंट आ जाता। ठीक है, हमें 0 0 पे चाहिए, और यहाँ पे ये जो u1 और u2 लिए है ना, ये मेरे यूनिट वेक्टर हैं, समझ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है वो 2 वेरिएबल्स का गिवन है, इसीलिए जो यूनिट वेक्टर भी लेना पड़ेगा वो ऐसा ही वेक्टर लेना पड़ेगा जो आर स्क्वायर में से बिलोंग करे, यानी u मैंने ऐसा उठाया है और ये जनरल यूनिट वेक्टर लिया है, मतलब u1 स्क्वायर प्लस में u2 स्क्वायर आपके पास 1 आएगा, ये चीज याद रखना। क्लियर है।
ठीक है। अच्छा, अब देखिए जी यहाँ पे क्या होगा, ये आपके पास आया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपका ऐसा बनेगा HU1 एंड HU2 एंड माइनस में F एट 0 0 डिवाइडेड बाय में H, ठीक है। यहाँ पे जो लिमिट H टेंड्स टू 0 चलता जा रहा है, यहाँ पे पुट कर दीजिए जी वैल्यू, यहाँ पे पुट कर दीजिए x के प्लेस पे HU1 तो H स्क्वायर U1 स्क्वायर H स्क्वायर U2 स्क्वायर का रूट इनटू में साइन ऑफ Y2 का स्क्वायर था ना, सॉरी y स्क्वायर था और अपॉन में x था, तो H स्क्वायर U2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय में x, ये आपके हाथ में आया। माइनस में F0 0 पे तो 0 वैल्यू है एंड डिवाइडेड बाय H भी चल रहा है, तो ये आपके पास आया ऐसा। यहां से देखो एक चीज याद रखना, या तो इसमें तो खैर शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब भी आप मॉडुलस जब रूट H स्क्वायर आपके हाथ में होता है, रूट H स्क्वायर आपके हाथ में जब भी होता है और आप इसको सोचते हो, आप हम लोग क्या करते हैं, हमारी आदत खराब होती है, हम इसको डायरेक्ट बाहर निकाल देते हैं। ये डायरेक्ट कभी भी बाहर नहीं निकलता, ये मॉडुलस लेके बाहर निकलता है। तो खैर यहाँ पे तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, ठीक है, लेकिन ये चीज याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इसको बाहर लिया तो ये आपका मॉडुलस H आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका बचेगा क्या, साइन ऑफ H, यहाँ पे एक H से एक H कैंसिल कर दूं, U2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय में U1 एंड डिवाइडेड बाय में आपका H भी चल रहा है साथ में। अब यहाँ पे तो H की लिमिट 0 है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 0 ही मिल जाएगा। H की लिमिट 0 है तो ये आपको 0 ही मिल जाएगा। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे एंगल के अंदर H स्थित है, इसी वजह से। नहीं तो अन्यथा अगर यहाँ पे एंगल में H नहीं होता तो आप इसको ऐसे तोड़ते, ये एक बार टूटता माइनस H डिवाइडेड बाय में H, यानी माइनस ऑफ साइन H U2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय में U1, और एक टूटता प्लस का साइन H U2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय में U1। लेकिन अभी यहाँ पे एंगल के अंदर H है तो दोनों साइड से आपकी लिमिट 0 आ रही है, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन एवरी डायरेक्शन ऑफ U1 और U2 आपका क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, 0 होगा। क्लियर है? तो ये आपके पास क्या निकल कर आया, कहता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये पूछ रहा था, कह रहे हर डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा जी। तो क्यू स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आएगा, बाकी के सब गलत ऑप्शंस आ जाएंगे। क्लियर? चले नेक्स्ट पे, अगले क्वेश्चन पे चले। कुछ डायरेक्शन में एग्जिस्ट करे तो भी बोल सकते हो जी। यहाँ पे अगर बोलेगा एवरी डायरेक्शन ना बोल के आपको कोई भी वेक्टर बोल देगा तो भी आपका एग्जिस्ट करेगा ही, ठीक है। आपको ऐसा बोल देगा फॉर ऑफ एवरी नहीं बोले, फॉर सम बोल दे तो भी आपका सही बात आएगी, फॉर सम के लिए भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अरे जब सबके लिए कर रहा है, सारे यूनिट वेक्टर्स के लिए कर रहा है, तो किसी ना किसी के लिए तो करेगा ही, मतलब सम के लिए तो करेगा ही, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। देखिए अगला क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है लेट V बी द सॉलिड इन R क्यूब। आपके पास कहता है V आपका R क्यूब के अंदर एक सॉलिड है, बाउंडेड बाय द पैराबोलॉइड, ये आपको पैराबोलॉइड गिवन है, एंड आपको कहता है एक प्लेन y इक्वल टू 4, यानी आपका जो V है वो ऐसा सॉलिड है जो इन दोनों कर्व से बाउंड हो रहा है, इससे और इससे। तो आपसे पूल क्या रहा है, कहता है हमें इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। तो आपको सबसे पहले देखो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो आपको y के बारे में पता चल रहा है, y आपका 4 है और यहां से x स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर है, यानी y के लिमिट के बारे में तो हमें पता चल रहा है ना। और अंदर x स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर है तो उसके बारे में बाद में देखेंगे, पहले y के लिमिट तो पता चले, है ना। यहाँ पे देखिए आपके पास जो 5th क्वेश्चन है, कहता है आपको कैलकुलेट करना है क्या, 15
एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर का रूट, एंड यहां से आपका डीवी है, एंड आपको बोला है कि जो y है ना वो आपका 4 है, एंड y जो है वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, मतलब इससे बाउंड हो रहा है, उसने ये चीज बोली है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूं, मैं सबसे पहले इन तीनों लिमिट में से सबसे पहले मैं y की लिमिट लगा लेती हूं, क्योंकि y की लिमिट मैं सोल्व करके अलग रख दूंगी। ठीक है, तो मैंने y की लिमिट लगाई, यहाँ पे 15 बाहर लिया, दो इंटीग्रेशन अलग छोड़े, y की लिमिट लगाई, कहां से कहां तक, एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर थे 4 तक। ठीक है, और यहां पे आपका आ गया क्या, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, यहां पे सबसे पहले डी वाई की लिमिट लगाओगे, ये डी वाई की लिमिट है, और डी एक्स और डी जेड को आपने एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, 15 तो बाहर ही चल रहा है, डबल इंटीग्रेशन है, यहां पे आपने क्या करा, देखो ये आपका जो y है dy के साथ, ये तो आपका जो फंक्शन है ये x और z का है, तो y का तो फंक्शन है ही नहीं है, तो इसको तो आप बाहर रख लो। अंदर जो इंटीग्रेशन होगा वो किसका बचेगा, y का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, मतलब dy बचेगा, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन y हो जाएगा। लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट पुट करने के बाद ये ऐसा बनता है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब बारी आती है एक्स और वाई की लिमिट पुट करने की। मुझे यहाँ पे एक चीज, सॉरी, एक्स और जेड की लिमिट पुट करने की, मुझे यहाँ पे दोनों एक्स और जेड दोनों स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहे हैं, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसको एक्स पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लूँ तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना। तो मैंने क्या करा, इसको पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करा। पहले एक्स को रखोगे आर कोस थीटा, वाई को रखोगे आर साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास आया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, क्या आएगा, आर स्क्वायर के इक्वल। क्लियर, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर आपका आर स्क्वायर के इक्वल आ गया। ओके, यहां पे एक चीज देखिएगा कि यहां पे आपका जो y है, यहां पे अगर मैं y की वैल्यू 4 पुट कर दूं, इसमें अगर मैं y की वैल्यू 4 पुट कर दूं, तो ये आपके पास जो कर्व गिवन था उसके अंदर पुट कर रही हूं मैं पहले, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर, यहाँ सॉरी जेड स्क्वायर आएगा, आई एम सो सॉरी, जेड आएगा जी। तो एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर आपका y जो कि 4 था वो ये होगा। तो यहाँ पे जो आपका r जो है, कंपेयर करके अगर मैं इसको और इसको r निकालूं, इन दोनों को कंपेयर करवा के, तो r की वैल्यू आपके हाथ में 2 आएगी। आप कोई भी देखो, अरे मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये आपसे कहता है v है वो बाउंड हो रहा है, तो आपसे ये पूछ रहा है, मतलब कुल मिला के आपसे जो पूछ रहा है वो रीजन पूछ रहा है कि उस रीजन क्या होगा। यहाँ पे अगर आप इसको भी नीचे भी लेते हो ना, इसको, जैसे आप सोचो कि मैडम हम इसको और इसको, इनमें से कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा लोअर बाउंड है कौन सा अपर बाउंड है, तो आपने क्या करना है, आप कोई सा भी ले लो, आप एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर से 4 ले लो, या 4 से एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तक ले लो, आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि आपसे रीजन के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे लोअर लिमिट ये ले लो, चाहे आप अपर लिमिट ये ले लो, तो भी बात सेम ही आएगी। सॉल्यूशन होने के बाद वो सेम ही निकल कर आएगा, क्योंकि वहां उसके अकॉर्डिंग एक्स और जेड की लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। ठीक है, आंसर आपका वही आएगा सेम, चाहे आप लोअर लिमिट वो ले लो चाहे अपर लिमिट वो ले लो। ठीक है, अच्छा, यहां पे कंपेयर करवाने के बाद आर की वैल्यू 2 निकल के आई, ये पता चला, आर की वैल्यू 2 निकल कर आई। क्लियर, अच्छा, यहाँ पे आर आपका जो निकल कर आया वो मतलब रेडियस जो मुझे पता चल गया, वो मुझे पता चल गया 2 है। ठीक है, और ये जो आपके पास बन रहा था एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर इक्वल टू में 4, ये आपका ऐसा सर्कल है, मतलब 2 का स्क्वायर ले लो, यहाँ पे ये आपका ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, और आपका जो रेडियस है वो आपका 2 है, यानी आपका सर्कल जो बन रहा है वो चारों क्वाड्रेंट्स को कवर करता हुआ बन रहा है ऐसे। तो जब चारों क्वाड्रेंट्स को कवर करेगा, तो मैंने आपको बताया था उस समय के जो थीटा लेते हैं वो ऑलवेज 0 से 2 पाई लेते हैं,
जो आपका थीटा जाएगा वो 0 से 2 पाई जाएगा। तो यहां से थीटा के बारे में भी पता चल गया, रेडियस के बारे में भी पता चल गया। यहाँ पे पुट कर दीजिए जी, सब कुछ पुट कर दीजिए। तो ये आपके पास आएगा 15 बाहर था, एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर के प्लेस पे रखोगे आर स्क्वायर का रूट, यहाँ पे आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी 4 माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा। और मेन चीज dx dz के प्लेस पे आप जब रखेंगे तो आप क्या रखोगे, आर डी आर डी थीटा, मतलब जैकोबियन के अंदर चेंज करके करते हो। तो ये आपके पास आएगा आर डी थीटा। तो ये आपके पास आया 15, इसको बाहर निकालेंगे, ये आपके पास आर बनेगा। अच्छा, रेडियस और उसकी लिमिट भी लगा दो, 0 से 2 एंड 0 से 2 पाई। ठीक है, अब देखो ये आर स्क्वायर, इससे मॉडुलस कैंसिल, सॉरी रूट कैंसिल। तो ये आपके पास आएगा आर, ये एक आर यहां से है और 4 माइनस आर स्क्वायर यहां से है, डी आर डी थीटा, लिमिट 0 से 2 0 से 2 पाई। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, थीटा से इसका कोई लेना देना नहीं है, थीटा की लिमिट अलग से निकाल के उसका सॉल्यूशन निकाल के इंटीग्रेशन सोल्व करके अलग बाहर निकाल लेते हैं। तो जब आप थीटा के लिए सोल्व करेंगे ना, तो ये आपके पास 2 पाई आ जाएगा और अंदर बच जाएगा 0 से 2। इसको लिख लीजिए 4 आर स्क्वायर माइनस में आर की पावर 4 एंड इसका आर के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन। तो ये आपके पास आया 30 पाई। इसको सोल्व कर लीजिए, 4 आर क्यूब डिवाइडेड बाय में 3 माइनस में आर की पावर 5 डिवाइडेड बाय में 5 और 0 से 2। क्लियर? अब देख लीजिए, यहां पे रख दीजिए वैल्यू, ये आपका आएगा 32 बाय में 3 माइनस में ये आपका आएगा 32 बाय में 5। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा ऐसा, और नीचे आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 64 और यहाँ पे भी कुछ आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी एक और आएगा 2। ठीक है, तो ये आपके पास बच जाएगा जी 60, यहाँ पे भी आपका 2 बचेगा, 128 पाई बच जाएगा, है ना, 128 पाई बच जाएगा, ये देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, यहाँ पे एक 2 भी आएगा एक्स्ट्रा, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 128 पाई। क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो 128 पाई हमारा निकल कर आया है, बाकी के ऑप्शंस हो जाएंगे गलत। क्लियर है? ठीक है, बोलो जी। चलिए आगे, ये चीज समझ में आई, जस्ट कैलकुलेशन था यहां तक तो और कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये तो आपका कैलकुलेशन है, आपको जस्ट इंटीग्रेशन करना है और कुछ भी नहीं करना है। 128 पाई इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट पे चले, चलिए जी अगला देखिए 6th क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अगेन गेट 2021 का है। कहता है लेट एफ आपके पास आर स्क्वायर से आर पे जा रहा है, मतलब फंक्शन आपको फिर 2 वेरिएबल्स का गिवन है एंड यहाँ पे आपको एफ ऑफ एक्स वाई ये गिवन है। आपसे कहता है देन एफ हैज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड अ सैडल पॉइंट। कहता है क्या एफ के पास एक पॉइंट होगा क्या जिसका जो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा और एक सैडल पॉइंट का पॉइंट होगा। दूसरा ऑप्शन आपको कहता है कि एक लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा और एक सैडल पॉइंट होगा क्या। तीसरा आपको कहता है कि लोकल मैक्सिमा का एक पॉइंट होगा और एक लोकल मिनिमा का हो जाएगा, और कहता है दोनों ही पॉइंट्स जो निकल कर आएंगे वो सैडल पॉइंट्स होंगे। आपसे ये पूछ रहा है, मतलब आपको कह रहा है कि कुल मिला के 2 इसके पॉइंट्स आएंगे, वो दोनों पॉइंट्स आपके क्या होंगे, सैडल होंगे या मैक्सिमा या मिनिमा क्या बनाएंगे, वो आपसे पूछ रहा है। क्लियर? तो इसमें क्या करोगे देखिए, सबसे पहले सैडल पॉइंट या मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन जो आपको गिवन है उसको पहले तो पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये आपके पास आया एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू में 4xy माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में y की पावर 4। ये आपके पास निकल कर आया है, मतलब ये आप सॉरी निकल कर नहीं, ये आपका गिवन है। आपको क्या करना है, इसका सैडल या फिर जो भी है आपको मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो 4y आया, यहाँ पे आपका आएगा माइनस का 4x। इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं
तो आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू वाई। ठीक है, दूसरा एफ ऑफ वाई को 0 के इक्वल पुट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करके, तो ये आपको मिलेगा 4x यहां से, एंड यहां से आपको मिलेगा माइनस का 4y³ इक्वल में 0। ठीक है, इसको 0 के इक्वल पुट किया तो ये आपको यहां से क्या मिल जाएगा, x माइनस में y³ 0 के इक्वल, और इस पहले वाले पॉइंट से x इक्वल टू वाई निकल कर आया था, मैं यहां पे पुट कर दूं इसको, मतलब मैं y की प्लेस पे x पुट कर दूंगी तो ये आपके हाथ में आएगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, x1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 0। यानी आपके पास 3 पॉइंट्स आ गए, 0, 1 एंड -1, है ना। ये आपके पास 3 पॉइंट्स निकल कर आए हैं, x आया 0, 1 एंड -1। सेम आपका y भी ऐसे ही बिहेव करेगा, देख लो, क्योंकि x इक्वल टू वाई है, तो आपको जो x इक्वल टू जब 0 रहेगा तो y भी आपका 0 रहेगा, x 1 रहेगा तो y भी 1 रहेगा, और x 1 -1 रहेगा तो y भी -1 रहेगा। मतलब जो आपके पास 3 पॉइंट्स निकल कर आए हैं वो होंगे 0, 0, 1, 1 एंड माइनस का 1, माइनस का 1। आपको इन पॉइंट्स के ऊपर चेक करना है कि आपका सैडल पॉइंट बनेगा, मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए आप ये निकालते हो f ऑफ xx f ऑफ yy माइनस में f ऑफ xy का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये आपका क्या होता है, अगर आपका यहाँ पे ये अगर 0 से बड़ा आता है और यहाँ पे एंड साथ में f ऑफ xx जो है वो अगर आपका पॉजिटिव है तो ये आपका बनता है मिनिमा, है ना, तो आपका ये मिनिमा बनता है, सही बात है। दूसरा कहता है f ऑफ xx f ऑफ yy माइनस में f xy का स्क्वायर, अगर ये आपके पास पॉजिटिव है लेकिन f ऑफ xx नेगेटिव है तो उस केस में ये आपका मैक्सिमा बनता है। ये दोनों कंडीशन भी होनी चाहिए साथ में इनके साथ। ठीक है, और तीसरा जो बच जाता है, जो केस आपका ये 0 के इक्वल दे देता है वो आपका सैडल पॉइंट, सॉरी 0 के केस में वो आपका इन फर्दर इन्वेस्टिगेशन के केस में चला जाता है। ठीक है, यही चीज आपके पास होती है, और नेगेटिव के केस में सैडल पॉइंट में चला जाता है। अगर आपका f ऑफ xx f ऑफ yy माइनस में f ऑफ xy का होल स्क्वायर अगर नेगेटिव होता है तो ये सैडल पॉइंट बना देता है। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, और 0 का केस अगर हो जाता है तो वो आपका फर्दर इन्वेस्टिगेशन के केस में चला जाता है, मतलब फिर वहां पे आपका मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी आ सकता है। ठीक है, सैडल भी निकल सकता है, वो हमें नहीं पता, वो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तब पता चलता है। फिलहाल क्या करते हैं, फिलहाल हम ये चेक करते हैं कि आपका f ऑफ xx क्या आ रहा है। यहाँ पे हमने f ऑफ x से निकाला था, यहीं से f ऑफ xx निकाल लीजिए, मतलब एक बार और पार्शियल डेरिवेटिव कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका -4 आएगा। ठीक है, अब ये -4 जैसे आया, मेरा कौन सा केस गया, ये वाला, मतलब हो सकता है ये वाला केस हो। ठीक है, अभी मुझे ये चेक करना बाकी है, इसको भी चेक कर लेते हैं। f ऑफ yy निकालते हैं, है ना, तो f ऑफ yy अगर निकालेंगे तो ये आपके हाथ में कितना आएगा, देखिए कहाँ गया, यहां पे आपने y के विद रिस्पेक्ट टू फिर डिफरेंशिएट करोगे इसको, तो ये आपके हाथ में कितना आएगा, -12y का स्क्वायर। ठीक है, और अब हाथों हाथ f ऑफ xy भी निकाल ले, मतलब जो आपने x के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव किया उसका y के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये आपके पास 3 चीजें आ गई हैं जी। ठीक है, अब ये चेक करते हैं 0, 0 के ऊपर, हमें किसके ऊपर चेक करना है, 0, 0 के, सॉरी पहले हम 0, 0 के ऊपर चेक कर रहे हैं, है ना, पहले 0, 0 के ऊपर चेक करें ये क्या आएगा। तो 0, 0 के लिए जो आपका f ऑफ xx f ऑफ yy माइनस में f ऑफ xy का स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, देखो यहाँ पे f ऑफ xx 0 पे -4 आएगा, f ऑफ yy 0 पे 0 आ जाएगा, एंड माइनस में f ऑफ xy का स्क्वायर माइनस का 16 आ गया, यानी ये तो आपका -16 आ गया, नेगेटिव गया जी। और नेगेटिव अगर गया तो आपका ये सैडल पॉइंट का केस बन जाता है। समझ में आया? ओह सॉरी, हाँ सही है। अगर मैक्सिमम, 1 मिनट वेट करना जी,
हाँ मैक्सिमा अगर ये आपके पास आया तो ये आपका सैडल पॉइंट का केस बनेगा, ठीक है। तो ये आपका आएगा सैडल पॉइंट। क्लियर है क्या, बोलिए, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका सैडल पॉइंट बना, तो एक पॉइंट तो आपका सैडल पॉइंट आ गया है, दूसरा और चेक कर लेते हैं। एक 0 0 पॉइंट पे तो चेक कर लिया, अब बचता है कौन सा 1 1 पॉइंट पे चेक कर लो। 1 1 पॉइंट पे देखो ये क्या आएगा, यहाँ पे 0 0 पॉइंट पे तो आपका ये 0 आया था, 1 1 पॉइंट पे ये आपका -4 आएगा, ये आपका -12 आएगा और ये आपका 4 आएगा। जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे f(x(x) इंटू f(y)y), तो ये आपके पास आएगा -4 इंटू -12 यानी 48, माइनस में f(x)y) का स्क्वायर यानी 16, तो ये आपका पॉजिटिव आया जी। और साथ में आपका f(x)x) भी नेगेटिव था, यानी आपका ये वाली चीज पॉजिटिव एंड f(x)x) नेगेटिव, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव मैक्सिमा का केस है। तो एक पॉइंट ये 1 1 वाला पॉइंट आपका मैक्सिमा बन गया। सेम काम आप किसके लिए करोगे, -1 पॉइंट के लिए। -1 और -1 रखा तो ये तो आपका -1 ही बनेगा, ये आपका -12 ही रहेगा और ये आपका 4 ही रहेगा। तो इस केस में आपका -1 और -1 के केस में कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसा मैक्सिमा के लिए निकला है वैसा ही मिनिमा के लिए निकल जाएगा। सॉरी, जैसा आपके लिए इसके लिए निकला था 1 1 पॉइंट के लिए, वैसा ही -1 पॉइंट के लिए निकलेगा, ये भी आपका पॉजिटिव रहेगा। और साथ में आपका f(x)x) भी नेगेटिव है, तो f(x)x) अगर नेगेटिव है और f(x)x) f(y)y) माइनस में f(x)y) का होल स्क्वायर अगर पॉजिटिव है, तो उस केस में आपका फिर मैक्सिमा बनेगा, तो ये फिर अगेन मैक्सिमा बन जाएगा। यानी मिनिमा का एक भी पॉइंट नहीं बना, 2 पॉइंट्स मैक्सिमा के बने, 1 पॉइंट सैडल पॉइंट बना, ठीक है। तो इसने क्या बोला है देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में कहता है f के पास एक लोकल मैक्सिमा और एक सैडल पॉइंट होगा, बिल्कुल। बी ऑप्शन में कहता है कि एक लोकल मिनिमा, अरे लोकल मिनिमा तो को एक भी नहीं बन रहा है। तीसरा कहता है लोकल मैक्सिमा और लोकल, अरे लोकल मिनिमा फिर आ गया, एक भी नहीं बना। और 2 सैडल पॉइंट नहीं बन रहे, 2 मिनिमा मैक्सिमा के पॉइंट बन रहे हैं। तो इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया जी, बोलिए, क्लियर है। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट पे चलिए। देखिए जी नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन देखिए 7th क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी आपका गेट 2021 का है। कहता है द इक्वेशन xy माइनस में z log y प्लस में e की पावर x इंटू जेड, ये आपके पास 1 के इक्वल है, कैन बी सोल्ड इन अ नेबरहुड ऑफ 0.011। कहता है ये आपको कि ये आपका सोल्व किया जा सकता है 011 के नेबरहुड में एज y इक्वल टू f(x)z, और आपको ये गिवन है फॉर सम कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन f। देन आपसे पूछ रहा है यहां से कि ग्रेडियंट ऑफ f के 0 1 के ऊपर क्या वैल्यू होगी। तो आप क्या करोगे, यहां से देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, ग्रेडियंट ऑफ f की क्या वैल्यू होगी 0 1 के ऊपर, ठीक है। यहां से आपको y इक्वल टू f(z)x की फॉर्म में बनाना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, आपको गिवन क्या है xy माइनस में z ऑफ log y प्लस में e की पावर xz इक्वल टू में 1, ठीक है। हमें कह रहा है हमें y को f(x)z की फॉर्म में अगर मिल जाए तो बात बन जाएगी। मुझे अब यहां से मिलना पॉसिबल नहीं है, y को मतलब मैं अलग नहीं कर पाऊंगी, कभी कभी इधर एक्सपोनेंशियल आ जाएगा इसको हटाने के लिए, और वैसे log और y में रहेगा। तो क्या करते हैं, सबसे बेस्ट तरीका आपका पूरों को ही आप क्या कर सकते हो, पार्शियली डिफरेंशिएट। पहले हमें चाहिए क्या, ग्रेडियंट ऑफ f चाहिए 0 1 का, मतलब इस पे आपको चाहिए x की प्लेस पे 0, z की प्लेस पे 1, और आपको उसका ग्रेडियंट चाहिए, यानी आपका f(x)z जो फंक्शन है इसका आपको ग्रेडियंट निकालो सबसे पहले। तो अब इसका ग्रेडियंट होगा क्या, कर्ली f बाई कर्ली x और k कैप कर्ली f बाई कर्ली z, यही होगा। बोलो,
या अगर आप इसको के कैप भी ना लो, एक तरीके से ऐसा समझ लो कि ये मेरा जे का ही मतलब, क्योंकि दो फंक्शन का है ना, दो फंक्शन का है, तो एक तरीके से एक्स और वाई प्लेन के अंदर ही वर्क करेंगे। यहाँ पे जेड के लिए कंफ्यूज मत होना, ये आपका दो वेरिएबल का फंक्शन है, इसी वजह से मैं यहाँ पे इसको एक तरीके से कंसिडर करके चल रही हूँ कि एक प्लेन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ऐसा लिया। अच्छा, मुझे ये निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे, मुझे चाहिए कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स, तो मैं इसी को पार्शियली डेरिवेटिव कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपके पास क्या आएगा, देखो एक्स एज इट इज, इसको वाई को करेंगे, अब वाई आपका फिर एक्स का फंक्शन है ना, तो ये आपका कर्ली वाई बाय कर्ली एक्स दे देगा। अरे वाई आपका एक्स का फंक्शन था, तो ये आपका कर्ली एफ वाई कर्ली वाई दे देगा, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं वाई एक्स, है ना, क्योंकि y मेरा यहां से ये है, तो अगर मैं, क्योंकि मेरा y है वो x और z का फंक्शन है, तो अगर मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट भी कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका विद रिस्पेक्ट टू x के लिए ऐसा आएगा, है ना। अच्छा, प्लस में अब की बार y एज इट इज x का 1 हो जाएगा। अगला चलो माइनस में z एज इट इज, देखो x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, तो z आपका एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, log y का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय y इंटू में y x, एंड प्लस में यहां पे आपका आएगा क्या, e की पावर x इंटू जेड है, मतलब z आपका एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो z e की पावर x z आ जाएगा, और इक्वल में 1 का 0 हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है। अब देखो, आपको यहां पे एक चीज इसने बोली थी, अगर आपने इसको ध्यान से रीड करा हो, कहता है कि कैन बी सोल्ड इन अ नेबरहुड ऑफ 0 1 1, मतलब आपको इसने खुद से दिया है कि x 0 y 1 और z 1, तो यहां पे अगर हम पुट करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, देखिए हमने क्या करना है, x को 0 y को 1 और z को 1 पुट कर दे, करने पे क्या मिलेगा, देखो x को 1 रखा, x को 0 रखा, ये वाली टर्म पूरी 0, y आपके पास 1 है, रख दीजिए, माइनस में z आपके पास 1 है, रख दीजिए, y आपका 1 है, रख दीजिए, यहां पे बचेगा yx, प्लस में z आपका 1 है, रख दीजिए, और e के पावर x z यानी e के पावर 0, तो ये आपका 1 बचेगा, तो ये आपके हाथ में क्या आ गया, yx इक्वल टू में 2। क्लियर है ना, ये आपके हाथ में आ गया yx, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आपका 2 आ गया, और वो भी कहां पे, एट 0 1 1। सेम काम हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल हमें सेम काम इस z के लिए करना है, क्योंकि मुझे ना y x z का फंक्शन दिया हुआ है, जो मुझे ग्रेडियंट निकालना है, कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स तो मेरे हाथ में आ गया, कर्ली एफ बाई कर्ली वाई निकालना है, यानी सॉरी z निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, इसको जब z के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए x एज इट इज, x आपका एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, y का आ जाएगा y ऑफ z, माइनस में z एज इट इज log y का हो जाएगा 1 बाय y इंटू में yz, और माइनस में log y एज इट इज z का 1 हो जाएगा, और प्लस में e की पावर xz था, अब की बार x को कांस्टेंट ट्रीट करके चलेंगे, और ये आपका 0 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे फिर 0 1 1 पॉइंट पे निकाल लेंगे वैल्यू, क्या आएगी, देखिए x को 0 रखा, ये 0 हुआ, z को 1 रखा, y को 1 रखा, है ना, तो yz बचा यहां से नेगेटिव का, वो भी यहां पे आपका माइनस का log y, मतलब y की प्लेस पे 1, तो माइनस log 1 0 होता है, x की प्लेस पे 0, तो ये भी 0 ये भी 0, कुल मिला के आपको yz क्या मिल गया, 0 के इक्वल मिल गया, तो yz आपका 0 आ गया, yx आपका 2 आ गया, सही है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो मैं फंक्शन लेकर चली हूं, अरे करली एफ बाई करली एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका, क्योंकि मेरे पास जो y था, y जो था वो आपका ये था, है ना। अच्छा, यहां पे अगर इस y को मैं ऐसे तोड़ दूं, करली y बाई करली एक्स आई कैप, करली y बाई करली z जे कैप, इसको अगर मैं ऐसे तोड़ लूं और इसको भी पार्शियल डिफरेंशिएट कर दूं,
तो ये दोनों आपके पास अरे सेम ही तो हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब मैंने ऐसा क्यों लिखा आप समझना। यहाँ से मैं बस आपको इतना बताना चाह रही हूँ कि मेरा जो करली वाई बाय करली एक्स है वो करली एफ बाय करली एक्स के ही इक्वल है। मतलब देखा जाए तो इवेंचुअली जो करली एफ वाई बाय करली एक्स है वो करली एफ बाय करली एक्स ही है। तो क्योंकि वाई ही तो एक्स का फंक्शन था, एक्स और जेड का, तो यहाँ पे वाई का अगर डिफरेंशिएशन करोगे इसका डिफरेंशिएशन करोगे बात तो सेम ही आएगी। तो यहाँ से आप ऐसा बोल सकते हो कि मेरा करली एफ बाय करली एक्स वो आपका 2 आया है। कौन से पॉइंट पे? 0 1 1 पे। और आपका जो करली एफ बाय करली वाई है वो आपका 0 आया है। कौन से पॉइंट पे? सॉरी जेड पे। कौन से पॉइंट पे आया है? यहाँ पे जेड आएगा। ये भी अगेन आपका 0 0 पे ही आया है, 0 1 1 1 पे, है ना। अच्छा, अब एक चीज देखना, यहां से आपसे जो पूछा गया है, आपसे पूछा गया ग्रेडियंट ऑफ एफ एट 0 1। इसका मतलब समझते हो? आपसे जो पूछा गया है वो कुल मिला के आपसे हाथ में ये पूछा गया है कि आप ये बताओ ये क्या होगा, कहां पे? इसको x के विद रिस्पेक्ट टू और इसको z के विद रिस्पेक्ट टू एट 0 1। आपसे ये पूछा गया है। अब एक बात बताओ आपका, क्योंकि ये जो फंक्शन है f ये सिर्फ x और z का फंक्शन था, तो यहां पे सिर्फ x और z के पुट होंगे, y का कोई रोल ही नहीं है। तो इसको मैं अगर ऐसे भी लिख दूं, ध्यान से देखना, इसको अगर मैं ऐसे भी लिख दूं तो मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना? बोलो जी। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं तो भी ये सही ही है, नहीं है ना? अरे दोनों बात सेम ही तो है ना। अच्छा, अब आपका जो वाई एक्स आया था वो क्या आया है वो रख दो, और जो वाई जेड आया है वो रख दो। तो ये आपका 2 आया, ये आपका 0 आया, रख दीजिए यहाँ पे। तो ये आपका 2 आया, ये आपका 0 आया। तो आपका जो ग्रेडियंट निकलेगा 0 1 पे वो आपका आएगा 2 0। तो देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, बाकी के सब गलत है। समझ में आया जी? बोलो। चले नेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट पे चले। अच्छा ये बताइए, नेटवर्क वगैरह मतलब सब सही आ रहा है? स्क्रीन वगैरह सब सही चल रही है? कोई इश्यू तो नहीं आ रहा? अब ठीक है, चलिए 1 मिनट वेट करो, फिर उसके 1 मिनट वेट करो, एक बार मैं थोड़ा सा इसको नेटवर्क को सही कर लूं। 1 मिनट। चलिए अब ठीक है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑन द लाइन एक्स प्लस में 3y इक्वल टू 10 इज। आपसे कहता है मैक्सिमम वैल्यू बताओ इसकी, ठीक है। तो ये जो केस चला जाता है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऐसे बता के और फिर दूसरा एक आपको फंक्शन दिया होता है, वो आपका लेग्रेंजेस मल्टीप्लायर्स के अंदर आ जाता है जी, है ना। वो आपका किस में आ जाता है? लेग्रेंजेस मल्टीप्लायर के अंदर आ जाता है। जब भी आपको एक फंक्शन दिया हुआ रहे
आपसे दूसरे फंक्शन पे वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम निकलवाता है, तो ये आपका लेग्रेंजेस मल्टीप्लायर के अंदर केस जाता है। और इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं देखिए, आपके पास है एफ ऑफ एक्स वाई 49 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, एंड आपसे जो दूसरा फंक्शन दिया हुआ है मैं उसको मान लेती हूँ जी एक्स वाई है, और वो आपको दिया हुआ है x प्लस में 3y माइनस में 10 इक्वल टू में 0। क्या करते हो, लेग्रेंजेस मल्टीप्लायर यूज करते टाइम आप इसका ग्रेडियंट करते हो और आप इसके ग्रेडियंट के इक्वल इनटू में लैम्डा पुट कर देते हो। मतलब आप ये करते हो और फिर वहां से आप लैम्डा और एक्स और वाई की वैल्यूज निकालते हो, और वो एक्स और वाई की वैल्यू वापस से पुट करने पे आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है। क्या करोगे, ग्रेडियंट ऑफ एफ निकाल लीजिए। सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ एफ आपके हाथ में क्या होगा, आई करली एफ बाई में करली एक्स। अब क्योंकि दो वेरिएबल का फंक्शन है तो ओनली आपके पास ऐसा निकल कर आएगा, ठीक है। आई करली एफ बाई करली एक्स, इसका डेरिवेटिव करोगे जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो माइनस का 2x आएगा, एंड विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो माइनस का 2y आएगा, ठीक है। सेम चीज आप किसके लिए करोगे, ग्रेडियंट ऑफ g निकाल लीजिए। ग्रेडियंट ऑफ g निकालेंगे यानी आई करली g बाई करली x के j कैप करली g बाई करली y। तो ये आपके हाथ में क्या आएगा देखिए, आई कैप करली g बाई करली x आपके हाथ में क्या है, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली 1 आएगा, एंड y के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो 3j आएगा। क्या करवाना है, इन दोनों को इक्वल करवाना है लैम्डा के साथ, मतलब आई कैप माइनस का 2x जे कैप माइनस का 2y इज इक्वल टू लैम्डा आई कैप प्लस का 3j कैप। करवाया, यहां से आप कंपेयर करवा दो तो आई कैप वाले कंपेयर होंगे तो x आपका मिलेगा क्या, माइनस का लैम्डा बाई में 2, एंड जो आपका y मिलेगा यहां से कंपेयर करवाने पे वो आपको मिलेगा माइनस का 3/2 लैम्डा। ये आपको x और y की वैल्यूज मिली है, ठीक है। ये x और y की जो वैल्यू आती है ना, इनको आप किस में पुट करोगे, इनको आप पुट करोगे जो आपको ये फंक्शन दिया हुआ था g वाला, इसमें। यहां से पुट करने के बाद x और y की वैल्यू पता चल जाएगी, या लैम्डा की वैल्यू पता चल गई। लैम्डा की वैल्यू पुट करने के बाद आप इसको x और y की फॉर्म में निकाल लोगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ, जो आपका gxy0 है, ध्यान रखना जो आपके पास निकल कर आती है वैल्यू x और y के इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, उसको आप अपने gxy वाले फंक्शन के अंदर पुट करते हो। मैंने पुट किया x प्लस में 3y था तो ये आपका 9/2 लैम्डा हो गया, एंड इक्वल में आपका 0 था, और सॉरी प्लस में आपका 10 भी था, माइनस का 10 भी था, और इक्वल में क्या हो गया 0 के इक्वल। तो ये आपके पास क्या आया, माइनस का लैम्डा बाई 2 माइनस का 9/2, इसको मैं सोल्व कर लूँ यहीं की यहीं, ये आपका माइनस का 10/2 लैम्डा बन जाएगा, और ये इसको उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 10 बन जाएगा। तो यहां से जो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी वो आपको माइनस की 2 मिल गई जी। देख लीजिए लैम्डा की वैल्यू जैसे ही -2 आई, आप यहाँ पे अपने x के अंदर और y के अंदर पुट कर दीजिए। तो x आपका क्या आया है, लैम्डा की वैल्यू -2 पुट करिए, यहाँ पे आपको मिलेगा 1, और जब आप y के अंदर पुट करेंगे -2 तो ये आपको मिलेगा क्या 3। तो x आपको 1 मिला है, y आपको 3 मिला है, यही आपका मैक्सिमा या मिनिमा जो भी आपसे पूछा गया है वही देगा, क्योंकि इसके अलावा कोई भी एक्सट्रीमा पॉइंट आपके पास नहीं बन रहा। तो x1 और y3 यहाँ पे पुट कर दीजिए, x1 और y3 इस फंक्शन के अंदर पुट करोगे तो आपको मैक्सिमम की वैल्यू मिल जाएगी। x को आपने 1 रखा, y को आपने 3 रखा, क्लियर है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी 39। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 39 आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी इस फंक्शन की। f और g कैसे डिसाइड करें, जिस फंक्शन की वैल्यू आपसे मैक्सिमा या मिनिमा के लिए पूछी गई है वो आपका f होता है ऑलवेज, और जिसके ऊपर पूछी गई है, यानी मान लो जैसे यहाँ पे आपसे पूछ रहा है f की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f पूछ रहा है, तो ये आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो निकालनी है, और कहता है यहाँ पे कंडीशन जो आपको कांस्टेंट गिवन है ये आपके कांस्टेंट्स का काम करती हैं। अब यहाँ पे आपको 1 भी मिल सकती है, 2 भी मिल सकती है, या डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो ये आप g लोगे, और जो आपसे पूछा गया है जिसके ऊपर मैक्सिमा और मिनिमा पूछा गया है वो आप f लोगे, ठीक है।
अब यहाँ पे f के लिए पूछा गया है तो मैक्सिमम वैल्यू आपको f के निकालनी थी, तो आपने f लिया, बाकी जो बचे हुए हैं वो g लोगे, g1 g2 g3, इस तरीके से अगर जो भी फंक्शंस आपके पास कांस्टेंट आपके पास मिलती है। क्लियर है? बोलिए, चलिए नेक्स्ट पे। बोलो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में बड़ा सा लग रहा है पर आसान है, देखना। कहता है इफ एफ ऑफ एक्स वाई, आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर वन प्लस में 1/x प्लस में 1/y, वेयर एक्स इज नॉन जीरो वाई इज नॉन जीरो, अटेन्स इट्स लोकल मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट ए बी। तो आपसे ए क्यूब प्लस में बी क्यूब के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, मतलब यहां पे आपको जो गिवन फंक्शन है, देखना ध्यान से, आपका जो फंक्शन गिवन है वो आपको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 1/x प्लस में 1/y। ये आपका फंक्शन है। अगर इस फंक्शन में मैं y को x से रिप्लेस करवा दूं और x को y से रिप्लेस करवा दूं तो इस फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका सेम एज इट इज सेम फंक्शन रहेगा। यहाँ पे रख दीजिए y, यहाँ पे रख दीजिए x की प्लेस पे y, y की प्लेस पे x, यहाँ पे रख दीजिए x स्क्वायर, यहाँ पे रख दीजिए y और यहाँ पे रख दीजिए x। यानी आपका सिमेट्रिक फंक्शन ये है, और सिमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू वाई। मतलब आपको और कोई अदर पॉइंट चेक ही नहीं करना है। यहाँ पे आपके पास एक x इक्वल टू वाई जो पॉइंट है वो आपके पास पॉइंट डिसाइड कर देगा कि आपका लोकल मैक्सिमा या मिनिमा या एक्सट्रीमा कहाँ पे है। ठीक है, ये एक ही पॉइंट से पता चल जाएगा। आपने क्या करना है, आपको कहता है कि ये ए बी पॉइंट पे अपना एक्सट्रीमा मिनिमम अटेन कर रहा है, तो मुझे x इक्वल टू वाई पॉइंट मिल चुका है। मैं क्या करूंगी, जो मेरा फंक्शन था ना एफ ऑफ एक्स वाई, इसमें मैं x इक्वल टू वाई पुट कर लेती हूँ। क्या किया मैंने, x को भी y ही पुट कर लिया, तो मेरा ओवरऑल फंक्शन पूरा x का बन जाएगा। इसको आप gx का नाम दे दो भले ही, क्योंकि जो भी मेरा एक्सट्रीमा बन रहा है वो x इक्वल टू वाई पॉइंट पे बन रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये y x इसके अंदर पुट कर लिया। पुट करने के बाद क्या बनेगा, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे आपका फिर एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x प्लस में 1/x, ये आपका कुल मिला के बन गया 3x स्क्वायर प्लस में 2/x। ये आपका gx आ गया। अरे इसकी वैल्यू देख लो कहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा बना रही है, और हमें पता है ऐसे फंक्शंस का मैक्सिमा मिनिमा कैसे चेक करते हैं, g' x करके, उसको 0 के इक्वल पुट करके x की जो वैल्यू निकल कर आती है वो आपके पास देगी। अब क्योंकि आपके पास मिनिमा अटेन करेगा तो मिनिमम दे देगी, मैक्सिमा अटेन करेगा तो मैक्सिमा दे देगी। g' निकालें पहले, क्या होगा 6x माइनस में 2 में x स्क्वायर। ठीक है, यहां पे मुझे x की वैल्यू चाहिए क्योंकि मैं 0 रखूंगी इसको, x की वैल्यू मुझे मिलेगी। x की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो 6x क्यूब इक्वल टू में 2, सही है, और x क्यूब इक्वल टू में 2 में 6 यानी 1/3, और x आपको क्या मिल जाएगा, x आपको मिल जाएगा 1/3 की पावर 1/3। चेक कर लीजिए आपका जो डबल डेरिवेटिव आएगा x करने पे वो आपका क्या मिलेगा। देखो इस पॉइंट के ऊपर अगर आपका पॉजिटिव मिला तो पक्का मिनिमा बनेगा, अगर आपका नेगेटिव मिला तो पक्का मैक्सिमा बनेगा। यहाँ पे हम एक बार और कंफर्म कर लेते हैं इसको कि भाई मैक्सिमा या मिनिमा में मिनिमा ही बन रहा है ना, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू ही चाहिए। कुछ भी नहीं करा, आपका सिमेट्रिक फंक्शन था, वहां से हमें पता चल गया x इक्वल टू वाई है। ठीक है, x इक्वल टू वाई करने के बाद हमने क्या करा, यहां से जो फंक्शन था आपका x और y का, उसमें मैंने x की प्लेस पे y ही पुट कर दिया। पुट करने के बाद ये फंक्शन मेरा ऐसा बन गया। इसको मुझे चेक करना है मैक्सिमा या मिनिमा एक्सट्रीमा पॉइंट कहाँ पे दे रहा है, तो मैंने क्या करा, इसका डेरिवेटिव करा। एक बार डेरिवेटिव किया तो मुझे x की वैल्यू मिली 0 के इक्वल पुट करने के बाद। दोबारा से मैंने डेरिवेटिव किया ये देखने के लिए पक्का मेरे पास मिनिमा ही बन रहा है ना, कंफर्म करने के लिए। प्लस आएगा, प्लस 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 प्लस। ठीक है, यहाँ पे माइनस भी था, यहाँ पे एक ऑलरेडी माइनस था और ये ऊपर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है,
एक्चुअली वो साइन में थोड़ी सी गड़बड़ी करती, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका वो बनेगा, क्या बोलते हैं, मिनिमा। यानी आपका जो x निकल कर आया है वो 1/3 की पावर 1/3 निकल कर आया है, और y भी तो उसके इक्वल ही था। अरे x इक्वल टू वाई ही तो निकला था, तो y भी सेम पॉइंट हो जाएगा। मतलब ये जो पॉइंट है कौन सा, जो आपके पास ए बी पॉइंट आया है वो ये पॉइंट आया है जहां पे आपको मिनिमा मिल रहा है। तो ये बस आपको पॉइंट उठा के अपना पुट करना है यहाँ पे, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब आपको बताना है क्या होगा, लिख दो यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब। ए आपका 1/3 की पावर 1/3 है, इसका क्यूब करेंगे 1/3 आएगा, बी क्यूब आपका सेम 1/3 आएगा, ये आपका 2/3 आ गया। आपको वैल्यू चाहिए डेसिमल में, डेसिमल में जो वैल्यू आएगी वो 0.667 चलती जाएगी, तो ये आपका 0.67 आंसर आ जाएगा। क्योंकि राउंड ऑफ 2 में चाहिए तो इसलिए आपका आंसर जो निकल कर आएगा वो आएगा 0.67। अगर f ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ वाई एक्स के इक्वल ना बने तो फिर आपको जी वो करना पड़ेगा, यहाँ पे सेम जैसा मैं करवा के आई थी ना अभी, f डैश, ये आप एफ एक्स के विद रिस्पेक्ट टू करोगे पार्शियल डेरिवेटिव, एफ वाई के विद रिस्पेक्ट टू करोगे, इनको 0 के इक्वल पुट करके x और y की वैल्यूज देखोगे क्या क्या आएगी, एंड देन फिर उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे, ठीक है। क्लियर है? तो ये चीज याद रखना, ये जी मैं आपका ये आएगा क्या बोलते हैं, ये पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा बनेगा, तो ये चीज कंफर्म कर लेना थोड़ा सा, ठीक है, मिस्टेक हो गई थी बीच में। क्लियर? चलिए आगे बोलो। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ जी, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। अन्यथा फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, नो डाउट। चलिए आगे, आगे देखिए। आपके पास कहता है 10th क्वेश्चन, कहता है द वर्क डन बाय द फोर्स F, आपके पास है x प्लस में y i कैप माइनस x² प्लस में y² j कैप, वेयर i एंड j यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं जो 0 से x एंड 0 से y उनके डायरेक्शन है रिस्पेक्टिवली अलोंग द अपर हाफ ऑफ द सर्कल x² प्लस में y²। अब इसका मतलब ध्यान से समझना, ये आपको बोल क्या रहा है, देखना आपके पास ये जो आई कैप और जे कैप दिया हुआ है ये एक तरीके से आपको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे कहता है कि आपको जो एफ है ये आपको गिवन है, आपसे कह रहा है वर्क डन निकालो। आपको पता है वर्क डन क्या होता है, एक तरीके से लाइन इंटीग्रल जो होता है वही आपका वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है ना। मतलब जो आपका एफ डॉट डी आर होता है, जो आपका ये होता है, ये ही आपका वर्क डन होता है। आपको वर्क डन तो करना है लेकिन कहां पे, कहता है अलोंग द अपर हाफ प्लेन ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो ऊपर वाला प्लेन है, अपर हाफ वाला प्लेन पे जो बन रहा है सर्कल की डायरेक्शन जो आ रही है उस पे फ्रॉम 10 टू -10। ध्यान से देखना, ये आपका सर्कल जो बनेगा, सर्कल तो ऐसा बनेगा लेकिन जो इसने बोला है वो कहता है कि 10 से आप ट्रेवल करके जा रहे हो -10 पे और ऊपर वाले पे, मतलब आपको अपना लाइन इंटीग्रल इसके ऊपर निकालना है। बात समझ में आ रही है? आपको लाइन इंटीग्रल इसके ऊपर निकालना है, ठीक है। अच्छा मैं क्या करती हूं, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे जो गिवन सर्कल है उसका जो रेडियस है वो x² प्लस में y² इक्वल टू 1 गिवन है, यानी जो रेडियस है वो 1 गिवन है, यानी ये आपका रेडियस 1 का एक सर्कल का हाफ पार्ट बन रहा है, ठीक है। मुझे ये जो गिवन है ये f और ये, मतलब f को अगर मैं देखूं तो ये आपका कुछ ऐसा गिवन है, ये ऐसा गिवन है, ठीक है। अच्छा ये जब आपका ऐसा गिवन है तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगी कि मेरा, क्योंकि ये एक तरीके से सर्कुलर का केस हो गया, तो पोलर फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट कर ले तो बात बन जाएगी। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, x को r cos थीटा पुट करते हैं, लेकिन r ऑलरेडी गिवन है तो यहाँ पे मैं सिर्फ cos थीटा पुट कर रही हूँ।
y में साइन थीटा ओनली पुट कर रही हूँ, ठीक है। पुट करने के बाद यहाँ पे देखो ये क्या बनेगा, वर्क डन, f के प्लेस पे रख दो ये, ठीक है। एंड जो आपका dr होता है, आप जानते हो dr क्या होता है? अरे dr जानते हो क्या होता है? dxi प्लस में dyj कैप, ठीक है। तो यहां पे हमने इसको पुट करा, जो आपका वर्क डन निकल कर आएगा इसको आप पहले मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये आपका आई कैप से आई कैप वाला मल्टीप्लाई होगा, एंड यहां से आपका जे कैप से जे कैप वाला मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके हाथ में ऐसा आ गया जी, आ गया। अभी आप इस पे ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि ये आपका क्लोज्ड सरफेस नहीं है पूरा, क्योंकि ये आपका यहां पे जा रहा है और यहां पे जाके एंड कर रहा है। तो ये क्लोज्ड सरफेस ना होने की वजह से आप ग्रीन्स थ्योरम तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसका मतलब हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं बस, कि x को हम कोस थीटा पुट कर दें और y को साइन थीटा पुट कर दें। तो जैसे ही आप x को कोस थीटा पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए जो dx है, x को अगर आपने कोस थीटा पुट किया है तो dx आपके हाथ में क्या आएगा, dx आपके हाथ में आएगा माइनस का साइन थीटा डी थीटा। और अगर आपका y साइन थीटा है तो आपके पास dy क्या आएगा, dy आएगा कोस थीटा डी थीटा। यहाँ पे सब कुछ पुट कर दीजिए जी। तो आपका जो वर्क डन आएगा वो आएगा x प्लस में y यानी कोस थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू में dx जो आपके हाथ में है माइनस का साइन थीटा डी थीटा, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, तो 1 गिवन था, यहाँ पे सीधा सीधा 1 रख दो। और dy आपके हाथ में क्या आया, कोस थीटा डी थीटा आया है। डी थीटा सब में से कॉमन आ जाएगा, लेकिन थीटा की लिमिट भी तो पता हो। अरे थीटा की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, आपका जो एंगल है वो 0 से पाई तक ही मूव कर पा रहा है। अगर पूरा सर्कल बनाता तो 0 से 2 पाई मूव करता, लेकिन यहाँ पे 0 से पाई मूव करेगा, तो 0 से पाई आपकी लिमिट लग जाएगी थीटा की। अब बस आपको इसको सोल्व करना है। यहाँ पे कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस में कोस थीटा, इनको सबको इकट्ठा कर लिया, डी थीटा लगा दिया, 0 से पाई इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। बस अब आपको इसको इंटीग्रेशन करना है। कर लोगे इसका इंटीग्रेशन, बोलो। अरे इसका इंटीग्रेशन कर लोगे या करवाना है? आसान ही है, छोड़ दो इसको। ये आपका आंसर मैं बता देती हूँ, इसका आंसर आएगा माइनस का π/2। जब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो इसका अलग अलग कर लेना, इसके इस इंटीग्रेशन का 0 मिलेगा, इसका π/2 मिलेगा एंड इसका अगेन 0 मिलेगा। इंटीग्रेशन 0 से पाई पे, तो आपका W मिल जाएगा माइनस का π/2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। लिमिट वाला फिर से रिपीट, देखिए लिमिट में आपको कुछ भी नहीं करना है रितु, आपका यहाँ पे थीटा की लिमिट चलेगी। अब थीटा की लिमिट के लिए क्या करोगे, आपका सर्कल देख लो कहां से कहां तक मूव कर रहा है। आपका सर्कल सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट को ही मतलब पूरा कवर कर रहा है, एक तरीके से ऐसा समझ लो। वो ना थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा ना फोर्थ में जा रहा। तो फर्स्ट से लेकर सेकंड क्वाड्रेंट का जो एंगल बनता है वो 0 से पाई ही तो बनेगा। अरे ये वाला 0 है, ये वाला पाई है, 0 से पाई ही तो बनेगा। तो यहाँ पे इसी वजह से आपका जो एंगल है, जो आपकी लिमिट है थीटा की, वो 0 से पाई आ रही है। क्लियर है, बोलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। तो ये आपका माइनस का π/2 आंसर आएगा जी, ये आपका गलत हो जाएगा। ओके, चले आगे। चलो अगला देखिए, इसमें ना टोटल 28 क्वेश्चन है। आज 14 करवा देते, कल फिर 14 करवा देंगे, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है आज 3 घंटे में भी ये हो पाएंगे। ठीक है, चलो। कह रहा था सरफेस एरिया ऑफ द पैराबोलॉइड z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बिटवीन द प्लेन z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 1 इज। आपके पास क्या कहता है, कहता है द सरफेस एरिया ऑफ पैराबोलॉइड। आपके पास ये सरफेस एरिया है, किसका, पैराबोलॉइड का सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है। कहता है इन प्लेन्स के बीच में आ रहा है, z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 1। तो आपसे कह रहा है उसका एरिया बताओ, मतलब सरफेस एरिया बताओ इसका पैराबोलॉइड का, भाई क्या होगा। तो आपको सीधा सीधा एक फॉर्मूला पता है सरफेस एरिया का। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हम सरफेस एरिया लगाते हैं तुरंत। क्या करते हैं,
आपका सरफेस एरिया ये बोलता है कि भाई अब यहाँ पे देखो, ये जो आपका है ये आपका z ऑफ f ऑफ xy के फॉर्म में दिया हुआ है ना भाई। जिसका आपको सरफेस एरिया पूछा गया है वो आपका z इक्वल टू f ऑफ xy के फॉर्म में है। तो यानी यहाँ पे जब हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे ना, तो हम zx स्क्वायर zy स्क्वायर ये करेंगे, एंड यहाँ पे आपका आएगा dx dy, और यहाँ पे आएगा डबल इंटीग्रेशन। ये आपका फॉर्मूला होता है s का, सरफेस एरिया का। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है सरफेस एरिया का। तो यहाँ पे आया s डबल इंटीग्रेशन 1 प्लस में zx का होल स्क्वायर, यानी इसका आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव जब आप करेंगे तो 2x मिलेगा, y के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो 2y मिलेगा। ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो zx यानी 2x का स्क्वायर, zy यानी 2y का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा dx dy। क्लियर? तो ये आपके पास आया s डबल इंटीग्रेशन 1 प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर एंड इसका रूट dx dy। ठीक है, अब देखो मेरे पास यहाँ पे हमें x और y के फॉर्म में है ना। मुझे जो गिवन है वो z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 1 तक जा रहा है, मतलब मुझे सिर्फ z का ही क्या गिवन है, लिमिट पता चल सकती है, लेकिन z के लिमिट के क्या यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, क्योंकि मेरा सब कुछ x और y के अंदर चेंज हो रखा है। इसका मतलब मुझे z वाले को भी यूज करना पड़ेगा ताकि मैं x और y की लिमिट निकाल सकूं। तो मेरा सबसे पहला काम, मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि मैं अगर 4 कॉमन ले लूंगी इनमें से, तो ये मेरा पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, मतलब मेरे को आसानी रहेगी वहां से सोल्व करने में। तो मैंने क्या करा, x को पुट करा r कोस थीटा, y को पुट किया r साइन थीटा। जैसे मैं r कोस थीटा और r साइन थीटा पुट करती हूँ तो ये मेरे पास क्या आता है, 4 ऑफ r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये आपके पास 4r स्क्वायर बन जाता है ना। चलो इसके अंदर तो मैं पुट कर दूंगी, dx dy के प्लेस पे जो पुट करोगे वो आप क्या पुट करते हो जी, जैकोबियन इंटू dr d थीटा। अब जैकोबियन आपका r dr d थीटा आ जाएगा, तो इसकी प्लेस पे भी आप ये पुट कर देंगे। अब बचता है लिमिट को कैलकुलेट करना। अब लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मुझे ये दो वैल्यूज गिवन है, इनका अगर मैं यहाँ पे यूज कर दूं तो मुझे लिमिट पता चल सकती है r की और थीटा की भी। कैसे, देखिए, जब आपका z 0 है उस केस में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड आपके पास था, यानी आपका ये 0 बन जाएगा, है ना। तो यहां से आपको r की वैल्यू 0 मिल गई, और जब आपका z क्या था, 1 था, देख लीजिए, तो उस केस में जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड था वो आपका 1 बन जाएगा, यानी r की वैल्यू 1 बन गई। यानी रेडियस आपका मूव करेगा फ्रॉम 0 टू 1, और रेडियस वैसे भी पॉजिटिव ही होता है, तो आपका जो रेडियस है वो 0 से 1 मूव करेगा। r की वैल्यू तो हमें पता चल गई 0 से 1, लेकिन थीटा की भी तो पता हो। अब थीटा आपका बनता क्या है, देखिए यहां पे आपका जो r है वो आपका 1 है। यहां से देखिए ये आपका एक सर्कल बनता है, ये आपका एक सर्कल बनता है, बोलो। तो ये सर्कल अगर बनता है, ये चारों क्वाड्रेंट्स को कवर कर रहा है, क्योंकि इसका सेंटर ओरिजिन पे है। सेंटर अगर ओरिजिन पे है तो ये चारों के चारों क्वाड्रेंट्स को कवर करता हुआ जाएगा, यानी इसका जो एंगल है थीटा वो 0 से 2 पाई जाएगा, है ना। जो एंगल है वो 0 से 2 पाई जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो लिमिट्स आएंगी, r की लिमिट तो आएगी 0 से 1, थीटा की लिमिट आएगी 0 से 2 पाई, और यहाँ पे सब कुछ पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आपने पुट किया √1 प्लस में 4r स्क्वायर और dx dy की प्लेस पे r dr d थीटा। ठीक है, क्लियर। अब बस यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे 1 प्लस में 4r स्क्वायर को t पुट कर दीजिए एक बार, है ना। तो ये आपके पास क्या आएगा, यहाँ से 8r dr इक्वल टू में dt, यहाँ पे पुट कर दीजिए जी। r dr की वैल्यू आपके पास आ जाएगी dt बाई में 8, यहाँ पे पुट कर दो। तो ये आपके पास क्या बनेगा, s इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई तो बाहर चल रहा था, 1 प्लस में 4r स्क्वायर की जगह आपने √t पुट करा है,
आर डी आर की प्लेस पे आपने डी टी बाई में 8 पुट करा है, तो 1/8 में बाहर ले लेती हूँ। और आपके जो लिमिट्स रहेंगी वो भी 0 से 1 थी, चेंज हो जाएंगी, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, 0 से 1 चेंज ना करके पहले इसको सोल्व करके लिमिट आपकी आर के अंदर ही कन्वर्ट करके लगा देती हूँ। कैसे, देखो मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले आपको इसको सोल्व करके बता देती हूँ, वैसे तो आप सोल्व कर लोगे, ठीक है, इतना भी मतलब डिफिकल्ट नहीं है। ये आपके पास है ओनली, और लिमिट जो है वो 0 से 1 चल रही है। मैंने क्या करा, यहाँ पे 1/8 बाहर आ जाएगा, 1/4 स्क्वायर को टी पुट किया तो √t आ गया। पहले विदाउट लिमिट में सोल्व कर रही हूँ इसको, ये आपके हाथ में ऐसा बन गया, ठीक है। 1/8 t की पावर 3/2 ये आपके हाथ में आ गया, ठीक है। और जैसे आप लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट पुट करने के लिए या तो आप t के अंदर लिमिट चेंज करोगे, नहीं तो आप पहले ही इसको क्या करो, t जो आपने माना था 1 + में 4r², इसको यहाँ पे पुट कर दो अगेन, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी 3/2 भी आएगा, तो ये आपका आएगा ऐसा। बस अब आप r की ही लिमिट रख दो, यहाँ पे 0 से 1 था, 0 से 1 रख दीजिए, ठीक है। तो 1 इसको कुछ भी नहीं हुआ, मतलब हमें लिमिट चेंज नहीं करनी पड़ी, बस बात इतनी है, और तो कुछ भी नहीं हुआ है खास, ठीक है। तो ये आपका 1/12 आया, यहाँ पे रख दीजिए, इसके प्लेस पे 1 रखेंगे तो 1 + में 4 यानी 5 की पावर 3/2, 0 रखेंगे तो 1 की पावर 3/2 यानी 1, ठीक है। तो ये आपके हाथ में आ गया। साथ में ये तो आपके पास सिर्फ इसकी वैल्यू आई है, अभी हमारा डबल इंटीग्रेशन 2π भी चल रहा था साथ में, तो ये आपके पास आएगा, जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 2π इंटू में जो इसकी वैल्यू निकल कर आई है ये, तो 1/12, 5 की पावर 3/2 माइनस में 1, और इसको सोल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, π/6। कैलकुलेटर वहाँ पे होता ही है, सोल्व कर लेना अपना। सोल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी इतनी, ठीक है। जैकोबियन की वैल्यू 1 नहीं रहती है जी, जैकोबियन की वैल्यू r dr d थीटा रहती है, और ये हर के लिए सेम रहती है। अगर आप पोलर फॉर्म के अंदर चेंज करते हो ना, जैसे आप मान लो r cos थीटा पुट करते हो x को, y को r sin थीटा पुट करते हो, और आप जैकोबियन निकालते हो यहाँ पे, तो जैकोबियन की वैल्यू ऑलवेज r आती है इसके केस में, तो पोलर फॉर्म के अंदर। तो ये आप याद भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास जी निकल कर आएगी, इसकी वैल्यू देख लेना, इसका जो आंसर आएगा वो आपका 5.23 आएगा कैलकुलेट करने के बाद। क्लियर है, बोलो। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट पे चले जी, अगले क्वेश्चन पे चले। 11th क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 12th क्वेश्चन देखिए, अरे कहाँ गया, दिख ही नहीं रहा है पेज वो वाला। है तो यहीं पे, अब वो कहाँ पे गया, ऊपर है नीचे है, समझ में नहीं आ रहा। ये रहा, ओहो गायब हो गया था, चलो नीचे सरक गया था। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है द रेट ऑफ चेंज। आपके दिमाग में जब भी रेट ऑफ चेंज की बात आती है, यानी वो आपसे जो पूछवा रहा है डेरिवेटिव पूछवा रहा है। अब कैसे, देखो कहता है द रेट ऑफ चेंज आपके पास ये है, इस फंक्शन का आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है एट पॉइंट पी नोट इन द डायरेक्शन ऑफ ये। अब इसने दोनों चीज बोल दी, सॉरी इसने दोनों चीज बोल दी, कहता है रेट ऑफ चेंज निकालो, पॉइंट पी नोट के ऊपर निकालो, डायरेक्शन भी दी हुई है। तो मेरे दिमाग में पहले आता है डेरिवेटिव निकलवाया, पॉइंट पी नोट के ऊपर निकलवा रहे, लेकिन डायरेक्शन में निकलवा रहे, यानी डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ रहा है ना। जैसे हमने क्वेश्चन को रीड किया, आइडिया लग गया कि इसने क्या पूछना चाह रहा है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, है ना। ये आपसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ रहा है। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव का आपको क्या पता है, ओहो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, ठीक है। यहां से देखिए
सबसे पहले आपको पॉइंट पी नोट पे निकलवा रहा है। पी नोट आपको पॉइंट ये दिया हुआ है, मतलब जिस पॉइंट पे आपसे निकलवा रहा है वो पॉइंट आपका ये है, ठीक है, ये पॉइंट आपका ए है, क्लियर। जिसके डायरेक्शन में निकलवा रहा है वो ये है, मतलब पी नोट से P1 आप जा रहे हो। तो आप एक बात बताओ, पी नोट से आप P1 पे अगर ट्रेवल करके पहुंच रहे हो, इसका मतलब उसका जो डिस्टेंस आप निकालोगे, मतलब उसका जो डिस्टेंस आप निकालोगे वेक्टर से दूसरे वेक्टर पे, तो इसका वो आपको एक नया वेक्टर मिल जाएगा, है ना। तो यहां पे मैं ऐसा कर सकती हूँ, देखना, मैं 2 -1 0 से मूव कर रही हूं। कहां तक जा रही हूं? मैं जा रही हूं 0 1 2 तक। तो मैं क्या करूंगी, मुझे इसके लिए एक वेक्टर चाहिए, मतलब ये यहां से यहां तक मूव करने वाला वेक्टर चाहिए। वो आपके पास क्या होगा, 0 -2 i कैप, 1 प्लस में 1 j कैप एंड 2 माइनस में 0 k कैप। ये आपको वेक्टर, एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर तक आप जब जाओगे तो ये एक न्यू वेक्टर आपके पास निकल कर आता है। तो ये आपका v आया। v आपका आ गया क्या, माइनस का 2i कैप, प्लस का 2j कैप एंड प्लस का 2k कैप। लेकिन अभी फिलहाल ये सिर्फ एक वेक्टर है, ना कि एक यूनिट वेक्टर। हमें इसको यूनिट वेक्टर बनाना है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमेशा यूनिट वेक्टर के ऊपर निकल कर आता है, तो हम इसको यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड करवा दे तो यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो v डिवाइडेड बाय में यूनिट वेक्टर, सॉरी डिवाइडेड बाय में इसका मॉडुलस। तो ये आपके पास क्या आएगा, माइनस का 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप डिवाइडेड बाय में 4 प्लस में 4 प्लस में 4, यानी 4 प्लस में 4 प्लस में 4 यानी 12, या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ 4√3, है ना। तो ये आपके हाथ में क्या आएगा, 2√3, सॉरी 2√3 लिख सकते हैं। तो ये आपके हाथ में ऐसा आएगा, माइनस का i 1/√3, ठीक है, प्लस का j/√3 एंड प्लस का k कैप i में √3, यानी ये आपके पास यूनिट वेक्टर निकल कर आया है। अब मैं अगर इसको यूनिट वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं तो ऐसा लिख सकती हूं, देख लीजिए एक बार। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ। यहां तक अगर किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। ये आपका यूनिट वेक्टर निकल कर आ गया है जी, वी कैप आपके हाथ में है। वी कैप भी आपको पता चल गया, आपको जिसके डायरेक्शन में निकालना है वो भी आपको पता चल गया, आपको जिस पॉइंट पे निकालना है वो भी आपको गिवन है। अब बस डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, उसके लिए आपको एफ भी गिवन है। अब देखो क्या करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का अगेन एक फॉर्मूला जो मैंने आपको सबसे शुरू में ही बताया था, डी एट वी आपको निकालना है ना, और आपको ए पॉइंट पे निकालना है इसको, है ना, ए पॉइंट पे निकालना है ना, एट ए या एट पी नोट समझ लो, ऐसा समझ लो एट पी नोट। तो ये आपके पास क्या आएगा, डाइवर्जेंस या ग्रेडियंट ऑफ एफ। ग्रेडियंट ऑफ एफ सबसे पहले पी नोट पॉइंट के ऊपर निकालोगे, इनटू में डॉट प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर वी। अब यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ एफ आपको निकालना है। सबसे पहले जो एफ गिवन है वो देख लीजिए क्या है। एफ आपका जो गिवन है वो गिवन है x प्लस में x कोस z, कोस z माइनस में y साइन z प्लस में y। ठीक है, ये 3 वेक्टर्स में आपको दिया हुआ है, तो आपको 3 वेक्टर्स के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। आपको ग्रेडियंट जो निकालना है फिर आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा। पहले करली एफ बाई करली एक्स आई कैप, जे कैप करली एफ बाई करली वाई, प्लस में के कैप करली एफ बाई में करली जेड। कर दो इसका आई कैप एज इट इज। इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना आएगा, यहां से 1 आएगा, यहां से कोस जेड आएगा, तो 1 प्लस में कोस जेड आया। क्लियर, ठीक है। अच्छा, प्लस में जे कैप करली एफ बाई करली वाई कर दीजिए। करली एफ बाई करली वाई कितना आएगा, माइनस का साइन जेड आ जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा।
और प्लस का के कैप करली एफ बाय करली जेड कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस का एक्स साइन जेड और यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस का वाई कोस जेड। अब ये तो आपको निकालना है किस पॉइंट के ऊपर, पी नोट पॉइंट के ऊपर, और पी नोट पॉइंट था क्या, 2 -1 एंड 0, 2 -1 एंड 0 पॉइंट के ऊपर आपको निकालना है। यानी x को 2 रखना है, y को 1 रखना है, z को 0 रखना है। रख दीजिए जी यहाँ पे, तो आपका डेल f एट 2 -1 0 क्या आएगा, आई कैप एज इट इज 1 प्लस में कोस z, देखो 1 कोस z, यानी z के प्लेस पे जब 0 पुट करेंगे तो कोस z 2 1 होता है, तो ये आपका ओवरऑल 2 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा प्लस में j कैप, यहाँ पे साइन z, z के प्लेस पे 0 रखोगे तो साइन z साइन 0 0, तो ये आपका 1 बचेगा ओनली। ठीक है, यहाँ पे आप रखेंगे z के प्लेस पे 0, तो ये तो आपका 0 आ गया। आप y के प्लेस पे -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस और कोस z1, तो ये आपका प्लस का k आ गया। देख लीजिए एक बार, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा, बोलो कोई डाउट हो तो बोलो। तो ये आपका ग्रेडियंट ऑफ f तो निकल कर आ गया है। अभी आपको क्या करना है, अगर मैं इस ग्रेडियंट ऑफ f को कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख पाऊंगी, 2 1 एंड 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये आपका पॉइंट 2 -1 0 पॉइंट पे आ चुका है। आपको इसका सिर्फ डॉट प्रोडक्ट करवाना है, किसके साथ, आपका यूनिट वेक्टर v के साथ। यानी 2 1 1 का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करवाओगे, -1/√3, 1/√3 और 1/√3 के साथ। तो ये आपके हाथ में क्या आएगा, माइनस का 2/√3 प्लस में 1/√3 प्लस में 1/√3 0, यानी ये आपके पास क्या आया, इसका आंसर ही 0 आ गया। क्लियर, क्लियर है क्या जी। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो आपके हाथ में क्या आएगा, 0। तो यहां पे इसका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपसे पूछा गया था वो आंसर क्या आ गया, 0 के इक्वल। चले नेक्स्ट पे, बोलिए। ठीक है, अच्छा ये आगे का कल से करें, क्योंकि अभी 2022 तक एकदम कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, मतलब 21 और 22 के कंप्लीट हो गए हैं और 28 तक क्वेश्चन है, मतलब 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनेंगे। कल से करें ये, है ना। तो आज के लिए इतना काफी है जी। ठीक है, ओके। तो आज बताओ एक बार, इसमें किसी को कोई समस्या तो नहीं है जी, मतलब समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं आई किसी को। चलो ठीक है।